अध्याय 901 मैं यह सब खुद ही करूंगा। जैसे ही उन्होंने शहर के दरवाजों को अपनी पुरानी स्थिति में लौटते देखा, लेंग युरान और अन्य लोगों के चेहरे मुरझा गए। निराशा के अलावा उनकी आंखों में असीम क्रोध था। यह उनकी आशाओं के नष्ट हो जाने से उत्पन्न क्रोध था। यांग यी का चेहरा अभूतपूर्व रूप से उदास हो गया, क्योंकि उन्होंने शहर में प्रवेश करने का सबसे अच्छा अवसर खो दिया था। यांग ये ने आवाज के स्रोत की ओर देखा, और उसने देखा कि आलीशान वस्त्र पहने एक आदमी उसकी ओर देख रहा था। उस आदमी के चेहरे पर एक उदासीन भाव था, और उसके बगल में एक महिला थी। यांग ये उस महिला को जानता था, वह वही महिला थी, कियान जियाओ, जिसके साथ उस दिन उसका थोड़ा संघर्ष हुआ था। इस समय कियान जियाओ यांग ये को देख रही थी, जबकि उसके मुंह के कोनों पर उपहास लटका हुआ था, और उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। यांग ये ने अपनी नजर हटा ली, अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया और अर्धसंत राक्षस जानवर की ओर तोप के गोले की तरह गोली चलाई। वह दर्द से चीख उठा और उसके पीछे मौजूद अन्य राक्षस जानवरों के साथ 3 किलोमीटर दूर जाकर गिर गया। यह दृश्य देखकर उस आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि कियान जियाओ के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जाहिर है, वे यांग ये की ताकत से हैरान थे। हाफ सेंट को उड़ा देने के बाद यांग ये वापस वहीं पर आया जहां वह पहले खड़ा था और आलीशान वस्त्र पहने आदमी को देखा। क्या यह डीन था जिसने तुम्हें द्वार न खोलने के लिए कहा था? आदमी उदासीनता से बोला, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें गेट बंद करने की हिम्मत किसने दी? यांग ये की आवाज काफी क्रूर थी। आदमी का चेहरा उतर गया और उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? ये यांग, तुम अशिष्टता की हिम्मत मत करना। इस बीच कियान जियाओ अचानक बोला, वह हमारे आंतरिक न्यायालय की छात्र परिषद का अध्यक्ष है, लियुनान। चूंकि डीन और बुजुर्ग यहाँ नहीं है, तो वह यहाँ आदेश देता है। यांग ये ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह बस आसमान की ओर देखता रहा। हालांकि आसमान पूरी तरह से काला था, और वह अपनी आंखों से केवल 1 दर्जन किलोमीटर से ज्यादा की दूरी ही देख पा रहा था। इसलिए वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हालांकि वह यह महसूस करने में सक्षम था कि हवा में बहुत ऊपर एक भीषण युद्ध चल रहा था। यांग ये का चेहरा और भी उदास हो गया जब वह डीन से संपर्क नहीं कर सका। इसी बीच भेड़िए उनके सामने आ गए। ली माओजिन, फैंग बुचाओ और कुछ अन्य लोगों के अलावा, जो तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली थे, अन्य लोग चारों ओर से पड़ रहे दबाव के सामने लड़ने में पूरी तरह से असमर्थ थे। यांग ये ने बैंगनी मिंट को थपथपाया। बाद में वह उसके इरादे समझ गई और ली माओजिन और अन्य लोगों के सामने आ खड़ी हुई, और फिर उसके भीतर से बैंगनी प्रकाश की किरणें विस्फोटक रूप से उभरी। यांग ये ने अपनी हथेली हवा में घुमाई और अकादमी से नियुक्ति पत्र उसके हाथ में आ गया। उसने उसे लहराते हुए कहा, मैं अकादमी का बाहरी प्रांगण प्रशिक्षक हूं। अब मैं तुम्हें शहर के द्वार खोलने का आदेश देता हूं। पत्र को देखकर उस आदमी के हाव भाव थोड़े बदल गए, और कियान जियाओ के चेहरे पर भी। जिस तरह की स्थिति उनके पास थी, उससे उन्हें स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि यह नियुक्ति का असली पत्र था। यह बिल्कुल असली होने के कारण ही उनके हाव भाव बदल गए थे। भले ही वे आंतरिक न्यायालय के सदस्य थे और बाहरी न्यायालय के नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि बाहरी न्यायालय के प्रशिक्षक की स्थिति उनसे कहीं ज्यादा थी। लियुनान, क्यों? हम द्वार क्यों नहीं खोलते? कियान जियाओ ने धीरे से कहा। दरअसल यह सब उसकी गलती थी। उसने यांग ये को देखते ही पहचान लिया था। चूंकि वह उस दिन से उसके प्रति नाराजगी रखती थी, इसलिए उसने तुरंत लियुनान से कहा कि जब यांग ये के समूह ने इसे खोलने के लिए कहा तो वह शहर के द्वार बंद कर दे। लियुनान उसके दादा के शिष्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसके अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। या यह कहा जाना चाहिए कि वह हमेशा उसके साथ पक्षपात करने के तरीकों के बारे में सोचता रहता था। इसलिए जब उसने उससे अनुरोध किया तो लियुनान ने तुरंत शहर के द्वार बंद करने का आदेश देने में संकोच नहीं किया। दरअसल लियुनान को अकादमी के उच्च अधिकारियों से आदेश मिला था कि उसे शहर के द्वार खोलने चाहिए, लेकिन उसने उसके कारण इसे निर्णायक रूप से बंद कर दिया था। क्योंकि गुप्त न्यायालय के सदस्यों के अलावा पूरी अकादमी में किसी ने भी कियान जियाओ को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वह कियान जियाओ के दादा का शिष्य था। कियान जियाओ की बात सुनकर लियुनान के हाव भाव बदल गए। हालांकि उसकी आंखों में एक भयंकर भाव उभरने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने यांग ये को देखने के लिए अपना सिर उठाया, और फिर उसने अपना संयम वापस पाया और कहा, डीन ने गेट के इस हिस्से को हमारे आंतरिक प्रांगण की सुरक्षा में छोड़ दिया है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर हमें अभी गेट खोलना है, तो क्या होगा अगर राक्षस जानवर मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस जाएं? क्या शहर के असंख्य जीव जंतुओं का वध नहीं हो जाएगा? वह कुछ देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने दरवाजे न खोलने का फैसला किया। आखिरकार अगर उसने अभी दरवाजे खोल दिए तो क्या शहर के बाहर के सभी लोग उसके दुश्मन नहीं बन जाएंगे? इसके अलावा यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था। इससे राक्षस जानवरों को शहर में घुसने का मौका मिलने की पूरी संभावना थी। यांग ये ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है?
लियू नान ने उत्तर दिया, पूरे शहर में असंख्य जीवित प्राणियों की सुरक्षा के लिए मैं द्वार बिल्कुल नहीं खोलूंगा, भले ही वाइस डीन यहाँ हो। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने लियू नान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह याद रखना, तुम्हारा सिर मेरा है। लियू नान की पलकें फड़क उठीं, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरने में देर नहीं लगी। क्या ऐसा है? तो चलो मैं देखता हूं कि क्या तुम्हें मौका मिलता है। यांग ये ने लियू नान की ओर देखा और फिर उसकी नज़र बैंगनी मिंग पर पड़ी। इस समय बैंगनी मिंग के चेहरे पर थकावट थी। उसे देखकर यांग ये का दिल थोड़ा दुखा और उसने उसे अपनी बाहों में लिया और फिर उसे अपने कंधे पर बिठाया। बाकी काम मैं कर लूंगा। बैंगनी मिंग ने अपना सिर हल्के से यांग ये के गाल पर रगड़ा और फिर उसने लियू नान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, जबकि उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। यांग ये ने अपना सिर रगड़ा और फिर एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे पूरी जमीन कांप उठी और फिर हरक्यूलियन तलवार से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली। तलवार की ऊर्जा बिजली की चमक के समान थी जो भेड़ियों की सेना में चमक रही थी। अकेले उस हमले ने 1000 से अधिक राक्षस जानवरों को 2 टुकड़ों में काट दिया। यांग ये राक्षस जानवरों की सेना की ओर चमक उठा और उसने अपनी तलवार उनकी ओर तान दी। क्या कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? उसका वर्तमान लक्ष्य उन्हें तब तक रोकना था जब तक डीन अपने विरोधियों के साथ लड़ाई में उलझा हुआ न हो। अन्यथा यांग ये अपनी जान बचाकर निकल सकता था, लेकिन बाकी में से कोई भी जीवित नहीं बच पाता। मानव, तुम बहुत ताकतवर हो। अचानक एक आवाज गूंजी। यांग ये ने उसके स्रोत की ओर देखा और भेड़ियों की सेना के भीतर से एक बूढ़े आदमी को धीरे धीरे चलते हुए देखा। एक उच्च पद का अर्धसंत। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि बूढ़ा आदमी एक उच्च पद का अर्धसंत था, लेकिन बूढ़े आदमी की आभा पहले वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, क्या तुम मुझसे लड़ने का इरादा रखते हो? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि तुम बहुत ताकतवर हो, फिर भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। जब उसने इतना कहा तो उसकी नज़र बैंगनी मिंग पर पड़ी और उनमें आश्चर्य और घबराहट की झलक दिखी। तुम किस दानव राजा की सेना से संबंधित हो? बैंगनी मिंग ने यांग ये की ओर इशारा किया। बूढ़े आदमी का चेहरा जम गया। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, चाहे तुम किसी भी राक्षस राजा के हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता। तुम जा सकते हो। बैंगनी मिंग ने यांग ये को देखा। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, वह महासागर के बादलों की अकादमी का प्रशिक्षक है, इसलिए वह नहीं जा सकता। बैंगनी मिंग क्रोधित हो गई और उसने तुरंत अपना पंजा उठाया और बूढ़े आदमी पर बैंगनी प्रकाश की किरण भेजी। हालांकि बैंगनी प्रकाश बूढ़े आदमी के सामने ही पहुंचा था कि एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे नष्ट कर दिया। बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। मैं तुम्हें विचार करने के लिए 1 घंटा देता हूं। यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा क्योंकि इस सब में कुछ तो गड़बड़ थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या गड़बड़ थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ अजीब चल रहा था। इसके अलावा उसने देखा कि राक्षस जानवर अभी अभी शहर पर जांच पड़ताल करने वाले हमले कर रहे थे, लेकिन अब वे सभी रुक गए थे और 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर चले गए थे। यहां तक कि सेना का वह हिस्सा भी जो उन्हें मारने के लिए हमला कर रहा था, पीछे हट गया था। भले ही वे जिया की पृष्ठभूमि के बारे में चिंतित हों, फिर भी उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना? अचानक ली माओजेन और अन्य लोग यांग ये के पास आए और ली माओजेन ने कहा, भाई यांग, बस अपने आप चले जाओ। यांग ये ने पलटकर उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे थकान से भरे हुए थे। आखिरकार इतने लंबे समय तक उन्होंने जो भीषण लड़ाइयां लड़ी थीं, उसने उन्हें पूरी तरह से थका दिया था। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, कितने बचे हैं? लेंग युरान ने गंभीरता से कहा, 81। कई लोग रास्ते में ही मर गए। उसकी बात सुनकर सभी चुप हो गए। आखिरकार वे सभी इससे पहले एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन जब वे एक दूसरे के साथ इस तरह की खूनी लड़ाई में साथ साथ लड़े, तो उन्होंने एक दूसरे को अपना साथी मान लिया, जिस पर वे भरोसा कर सकते थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि कुछ लोग मारे गए हैं, तो वे थोड़ा दुख और उससे भी अधिक क्रोध महसूस करने से बच नहीं सके। उनमें से कई ने लियू नान को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उन्होंने अपनी आंखों में हत्या की मंशा बिल्कुल भी नहीं छिपाई। यह दृश्य देखकर लियू नान का चेहरा और भी उदास हो गया और उसकी आंखों में हत्या की मंशा और भी गहरी हो गई। यांग ये ने कहा, चिंता मत करो, मुझे नहीं पता कि हम मरेंगे या नहीं। हालांकि मुझे पता है कि वह मर जाएगा। इस बीच हाओ शुवाइबो ने अचानक पूछा, क्या आप वास्तव में बाहरी कोर्ट के प्रशिक्षक हैं? दूसरों की निगाहें भी तुरंत यांग ये पर पड़ीं, और इसमें ली माओजेन, ली किंगई और यू बुशुंग शामिल थे। हालांकि वे यांग ये की असली पहचान जानते थे, लेकिन उन्हें महासागर के बादलों की अकादमी में प्रशिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यांग ये ने सिर हिलाया। जब उन्होंने उसे सिर हिलाते देखा तो उनके हाव भाव काफी रंगीन थे, खासकर फैंग बुचाओ और जिया बिंगवेई। आखिरकार वे यांग ये से बदला लेना चाहते थे। हाओ शुवाइबो ने जोर से हंसते हुए कहा, इतने समय के बाद आप हमारे प्रशिक्षक थे। लेकिन नहीं, क्या आप थोड़े छोटे नहीं हैं? यांग ये ने मजाक में कहा, क्या
क्या मैं तुम्हारा प्रशिक्षक बनने के योग्य नहीं हूँ? हाओ शुवाइबो ने जल्दी से कहा, आप हैं, आप बिल्कुल हैं। दूसरों ने भी तुरंत सिर हिला दिया। यांग यी जब युवा था तो उसकी ताकत बहुत भयानक थी और वह विशेष रूप से हिंसक था। जब उन्होंने सोचा कि वह कितना हिंसक था तो उनके दिलों में तुरंत कड़वाहट भर गई। आखिरकार अगर वे आज बच सकते हैं तो उन्हें भविष्य में जरूर कष्ट सहना पड़ेगा। अचानक लेंग यूरान ने कहा, अरे, वे रात होने का इंतजार कर रहे हैं। यांग ये ने भौहें सिकुड़ी, क्या रात हो गई? लेंग यूरान का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम जानते हो कि वेल्किन वुल्फ डेमन किंग ने आकाश को क्यों काला कर दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि भेड़ियों के झुंड की ताकत रात में बहुत बढ़ जाती थी, खासकर जब चांद आसमान में लटकता था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उनके ऊपर आकाश में चांदनी की एक किरण प्रकट हुई, और आकाश में असीम अंधकार को छटने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि उनके ऊपर एक चमकीला चांद प्रकट हुआ। चांदनी छाते ही भेड़ियों की सेना तुरंत एक स्वर में चिल्लाने लगी, हमला करो! भेड़ियों की सेना के भीतर से एक आवाज गूंजी और फिर वे शहर की ओर बढ़े। जमीन कांप रही थी, और सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि पूरा शहर भी कांपने लगा था। आखिरकार लाखों भेड़ियों के आक्रमण से उत्पन्न भव्य आभा एक उच्च पदस्थ अर्धसंत को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। हाओ शुवाइबो इस दृश्य को शून्य भाव से देखता रहा, उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। क्या कोई मुझे बचा सकता है? यह केवल हाओ शुवाइबो की ही बात नहीं थी, अन्य लोग भी ऐसे ही थे। यांग ये ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव चमक उठा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर बंद करने से पहले हरक्यूलियन तलवार को दूर रख दिया, और फिर उसके भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई और उसकी दाहिनी मुट्ठी में घुस गई। अंत में यांग ये भेड़ियों की सेना की ओर नहीं चला, बल्कि शहर के द्वार की ओर चला गया। उसके बाद उसने धीरे से अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई, चूंकि तुम द्वार खोलने से इनकार करते हो तो मैं इसे खुद ही कर दूंगा। दिव्य मुट्ठी की इच्छा। अध्याय 902 बस भाड़ में जाओ। यांग ये स्वाभाविक रूप से लाखों भेड़ियों की सेना का सामना नहीं करेगा, क्योंकि यह मौत को आमंत्रित करने जैसा होगा। हालांकि वह इतने सारे विशेषज्ञों से लड़ने में पूरी तरह से असमर्थ होगा, भले ही वह सच्चे हेवनरेन को मार डाले। एकमात्र उपाय यह था कि शहर के द्वार तोड़ दिए जाएं और सभी को प्रवेश की अनुमति दे दी जाए। यद्यपि इससे शहर के विनाश का खतरा पैदा हो जाएगा, फिर भी वह अभी इसकी चिंता कैसे कर सकता है? चूंकि वे चाहते थे कि वह मर जाए, इसलिए उसने सोचा कि चाहे वह मर जाए, फिर भी वह उन्हें अपने साथ नीचे घसीट कर ले जाएगा। यांग ये की मुट्ठी धीरे धीरे शहर के द्वार की ओर बढ़ी। जैसे ही उसकी मुट्ठी पास आई, उसकी मुट्ठी से एक भयानक आभा निकली, और द्वार वास्तव में उसके सामने हिंसक रूप से कांपने लगे। लियू नान और अन्य लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तुम मौत को दावत दे रहे हो? लियू नान ने हाथ हिलाते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई, और आंतरिक प्रांगण के उन सफेद वस्त्रधारी छात्रों ने तुरंत यांग ये पर कई हमले किए। उसी समय शहर की दीवारों से बिजली की चमक यांग यी और अन्य लोगों की ओर निकली। बैंगनी मिंग की आंखों में क्रोध की एक झलक उभरी, और फिर उसके पंजे की एक लहर के साथ बैंगनी प्रकाश की अनगिनत किरणें बिजली के बोल्टों से टकराईं। इस बीच भेड़ियों की सेना उनसे केवल 1 किमी दूर रह गई। यांग ये की आंखों में एक क्रूर नजर चमक उठी। वह बस हमला करने ही वाला था, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में शहर के द्वारों से अचानक चमकदार नीली रोशनी की किरण फूट पड़ी। उसके बाद शहर के द्वारों के बीच एक छोटी सी दरार खुल गई, और फिर यांग ये और बाकी लोग तुरंत उस दरार में समा गए। एक क्षण में ही शहर के द्वार अपनी मूल स्थिति में लौट आए। टकराना। यह अभी पूरी तरह से बंद ही हुआ था कि एक अर्धसंत क्षेत्र राक्षस जानवर ने इसे तोड़ दिया, जिससे पूरे द्वार फिर से हिंसक रूप से कांपने लगे। उसी समय अनगिनत अन्य राक्षस जानवरों ने शहर की दीवारों को लगातार तोड़ दिया। टकराना। पूरा शहर कांप रहा था। इस बीच अधिक से अधिक सफेद वस्त्र पहने आकृतियां शहर की दीवार पर चढ़ गईं। इसके अलावा वहां काले कवच में कई सैनिक भी थे, और ये सैनिक उन आंतरिक दरबार के छात्रों से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। उनमें से हर एक कम से कम सम्राट क्षेत्र में था, जबकि कई अर्धसंत थे, और उनमें से कुछ उच्च रैंक वाले अर्धसंत भी थे। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया, जिसके हाथ में एक लंबा सा रूलर था। वह एक उच्च कोटि के अर्धसंत थे। मैं अनुशासन विभाग का एक बुजुर्ग हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि आप सभी यहाँ तक आने जाने से बहुत थक गए होंगे, इसलिए शहर की सुरक्षा का काम आंतरिक प्रांगण के लोगों पर छोड़ दें। अभी आराम करने के लिए शहर में चले जाएं। जब आप सभी अच्छी तरह से आराम कर लेंगे, तो मैं बाहरी प्रांगण के बुजुर्गों से आपको पहचान पत्र दिलवाऊंगा और आप सभी के लिए काम की व्यवस्था करूंगा। यांग ये ने पूछा, शहर के द्वार पहले क्यों नहीं खोले गए? बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी जवाब दिया, मैं अभी शहर में नहीं था। मुझे पता है कि आप सभी इस बात से नाराज हैं कि लियू नान ने शहर के दरवाजे नहीं खोले, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी थोड़ी समझदारी दिखा सकते हैं। आखिरकार शहर में असंख्य जीव हैं, और उनमें से कई हमारे छात्रों के परिवार हैं। इसलिए यांग ये ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े आदमी को टोकते हुए कहा, अगर वे राक्षस जानवर हमारे साथ अंदर आ सकते थे तो मैं एक भी शब्द नहीं कहता।
हालांकि वह दरवाजा खोलकर हमें शुरू में ही अंदर आने दे सकता था। उस समय हम किसी भी राक्षस जानवर को शहर में घुसने की अनुमति दिए बिना शहर में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर उसने कहा, उसने गलती की है, लेकिन वह शहर के लिए ऐसा कर रहा था। आप सभी अकादमी के सदस्य हैं, इसलिए बस इस मामले को छोड़ दें, ठीक है। यांग ये ने पलटकर दूसरों की ओर देखा, आप सब क्या सोचते हैं? सभी ने अपना सिर हिलाया। वे शहर के द्वार तक पहुंचने के लिए सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरे थे और वे लगभग शहर में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि शहर में उनका प्रवेश लियू नान ने रोक दिया था। हालांकि उनमें से कोई भी नहीं मरा था, लेकिन अगर उनके साथ यांग ये नहीं होता तो क्या परिणाम होता? वे गूदे में तब्दील हो गए होंगे। उनमें से कोई भी इस दुश्मनी को माफ नहीं कर सका। यांग ये ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, देखो, हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो तुम क्या सोचते हो? बूढ़े आदमी ने चेहरे पर थोड़ी उदासी के भाव के साथ यांग यी को देखा, मैंने तुमसे कहा था कि इसे छोड़ दो। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी क्रूर मुस्कान उभरी, तो जब मैं आपसे तर्कसंगत तरीके से बात करती हूं तो आप सुनने का इरादा नहीं रखते हैं, है ना? बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने जो कठिनाइयां झेली हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं आखिरी बार अपनी बात दोहराऊंगा। बात को जाने दो, मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो, समझे? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आपने कुछ भी करने से इनकार कर दिया है, तो मैं खुद ही कर लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग यी शहर की दीवारों की ओर चलने लगा और अन्य लोग तुरंत उसके पीछे चले गए। उन सभी की आंखों में भयानक हत्या की मंशा थी। कितना दुस्साहस! बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया। उसने यांग ये पर पंजे से हमला किया और एक शक्तिशाली आभा ने तुरंत यांग ये को जकड़ लिया। इस बीच यांग ये ने हिलना बंद कर दिया, पीछे मुड़ा और तुरंत बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। उसके बाद एक बड़ी तलवार बूढ़े आदमी के सिर पर गिरी। बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने यांग ये को वापस लड़ते देखा और फिर वह क्रोध से अभिभूत हो गया। उसने अपनी कलाई को झटका और शासक को यांग ये की तलवार पर क्षैतिज रूप से घुमाया। जिस समय यांग ये की तलवार रूलर से टकराई, रूलर में एक शक्तिशाली बल प्रवाहित हुआ और इसने बूढ़े व्यक्ति के पूरे हाथ को तुरंत सुन्न कर दिया। साथ ही टक्कर के बल से वह 500 मीटर पीछे भी जा गिरा। बूढ़े आदमी ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और तुरंत खुद को रोक लिया, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से फट चुकी थी। बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाकर यांग यी को देखा और उसकी आंखों में सदमा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा यह छात्र वास्तव में इतनी भयानक ताकत रखता होगा। बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? यांग ये ने बूढ़े आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मुड़ा और शहर की दीवारों की ओर बढ़ता रहा। जहां तक लेंग ह्यूरान और अन्य लोगों का सवाल है, वे तुरंत फिर से उसके पीछे चले गए। यह दृश्य देखकर बूढ़े आदमी का चेहरा उतर गया और फिर वह तेजी से उनके रास्ते में बाधा डालते हुए बोला, तुम सब क्या कर रहे हो? बस भाग जाओ। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत बूढ़े आदमी के ऊपर आसमान में दिखाई दिया। उसी समय हरक्यूलिस तलवार एक बार फिर से टूट गई। तलवार के नीचे आते ही बूढ़े आदमी के पैरों के नीचे की जमीन तुरंत ढह गई और बूढ़े आदमी की पुतलियां हरक्यूलिस तलवार से आने वाले भयानक दबाव के नीचे सिकुड़ गईं। इस बार बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य नहीं, बल्कि विस्मय दिखाई दे रहा था। यह किसी इंसान की ताकत नहीं है, यह तो राक्षस जानवर से भी ज्यादा भयानक है। जब बूढ़ा आदमी अंततः अपने सदमे से उभरा, तो विशाल तलवार नीचे आ चुकी थी और उसने शासक को उसकी ओर घुमाया। टकराना, एक बड़ा विस्फोट हुआ और बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया। बूढ़े आदमी को जमीन पर पटकने के बाद यांग ये ने कोई दूसरा हमला नहीं किया। उसने अपना सिर उठाया और शहर की दीवारों की ओर देखा। लियू नान ऊपर से नीचे देख रहा था और लियू नान की आंखों में डर का एक निशान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी और ठंडी मुस्कान थी। तुम हंस रहे हो, तुम एक पल में नहीं हंस पाओगे। यांग ये ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर हवा में उछल गया। अचानक जमीन के नीचे से एक आकृति उभरी और फिर नीचे से एक विशाल शासक विस्फोटक गति से यांग यी की ओर उछला। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक क्रूर अभिव्यक्ति उभरी जब उसने शासक को निकट आते हुए महसूस किया और उसने पलटकर हरक्यूलियन तलवार को नीचे पटक दिया। टकराना, शासक तुरंत ही हरक्यूलियन तलवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। यांग ये इस बार भी नहीं रुका। उसने जमीन के नीचे से निकले बूढ़े आदमी की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये बूढ़े आदमी के ऊपर आ गया था। उसी समय हरक्यूलिस तलवार बूढ़े आदमी के सिर के ठीक ऊपर थी और यांग ये इस बार उसे दोनों हाथों से पकड़े हुए था। इस बार उसने कोई संकोच नहीं किया। जैसे ही उसकी तलवार नीचे उतरी, अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया और उससे निकली शक्तिशाली आभा ने बूढ़े आदमी के पूरे चेहरे को विकृत कर दिया। इसके अलावा बूढ़े आदमी के नीचे जमीन पर मौजूद विशाल चट्टानें भी बारूद में बदल गईं।
बूढ़े आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं, इससे पहले कि उनमें भयंकरता झलकने लगे। उसके भीतर की गहन ऊर्जा रूलर में उमड़ पड़ी, और फिर उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर की ओर उछाला, न्याय का वार। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, शासक से प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली, और उससे निकली शक्तिशाली चमक ने तुरंत यांग यी और हरक्यूलियन तलवार दोनों को घेर लिया। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अचानक शासक की चमक के भीतर से तलवार की चीख गूंजी, और फिर एक प्रकाश की किरण उस चकाचौंध भरी रोशनी को चीरती हुई निकली। उसी समय यांग ये ने दोनों हाथों से हरक्यूलियन तलवार घुमाई, और वह बूढ़े आदमी की ओर टूट पड़ी। जब उसने अपने हमले को नष्ट होते देखा, तो बूढ़ा आदमी इस लड़ाई में पहली बार चकित हुआ। इस पल उसे पता चला कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। उसने वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। उसके पास अब और बचने का समय नहीं था, इसलिए उसे रोकने के लिए अपने रूलर का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टकराना। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर सबने देखा कि बूढ़ा आदमी फिर से जमीन पर गिर गया। यू वुशुंग ने हाओ शुवाइबो और हेईशा की तरफ एक नजर डाली। उन दोनों को समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब है, और वे जल्दी से जमीन में घुस गए। उन्हें एक बार फिर बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उनके साथ एक और व्यक्ति था। वह बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी मरा नहीं था, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था, और उसका रूलर अब धनुष की तरह मुड़ गया था। सिर्फ उसका रूलर ही नहीं, बल्कि उसके हाथ भी एक चौंकाने वाले चाप में मुड़ गए थे। हाओ शुवाइबो और हेईशा ने बूढ़े आदमी की गर्दन पर खंजर रख दिया, और फिर हाओ शुवाइबो ने यांग ये को देखा और कहा, उसे हमारे पास छोड़ दो। दरअसल उन्होंने यांग ये की खातिर ऐसा किया क्योंकि वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि यांग ये इस समय वास्तव में क्रोधित था, और अगर वे ऐसा नहीं करते, तो यांग ये का चरित्र निश्चित रूप से उसे बूढ़े व्यक्ति को मारने के लिए प्रेरित करेगा। वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर यांग ये बूढ़े व्यक्ति को मार देता है तो वह निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए उनके पास यांग यी को बूढ़े आदमी को मारने से रोकने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। तुमने वास्तव में एक शिष्य एल्डर पर हमला करने का साहस किया। लियू नान ने यांग यी को स्थिर रूप से देखा, और उसके चारों ओर कुछ 100 आंतरिक दरबार के छात्र थे। यांग ये हवा में कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए लियू नान की ओर बढ़ा और उसने कहा, आज मुझे तुम्हें मारने से कोई नहीं रोक सकता। उस बूढ़े कमीने का यही अंजाम होगा जो भी कोशिश करने की हिम्मत करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये का शरीर विस्फोटक गति से लियू नान की ओर बढ़ा। संयुक्त हमला। जैसे ही लियू नान ने कहा, सफेद रोशनी की एक चमकदार किरण तुरंत उसके और उसके आसपास के सभी अन्य आंतरिक दरबार के छात्रों से निकली। सफेद रोशनी तुरंत एक विशाल तलवार में बदल गई, और यह इतनी तेज थी कि यांग ये भी इसे चकमा देने में सक्षम नहीं था, इससे पहले कि वह उस पर हमला करे। उसके बाद सभी ने देखा कि यांग ये 3 किलोमीटर से अधिक दूर तक विस्फोट से उड़ गया, और उसका आकार 1 दर्जन से अधिक इमारतों को तोड़कर उनके नीचे दब गया। लियू नान ठंडी हंसी हंसा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी। बाहरी प्रांगण का प्रशिक्षक ऐसा ही होता है। कितना कमजोर। वह वाकई कमजोर है। वह एक ही हमले में मारा गया। बाहरी प्रांगण के प्रशिक्षक की हत्या के लिए हमें दंडित नहीं किया जाएगा, है ना? इतना कमजोर होना उसकी गलती है। लियू नान के पीछे खड़े कई आंतरिक न्यायालय के छात्रों ने तुरंत सहमति व्यक्त की। अध्याय 903, जो कोई उसके रास्ते में आता है उसे नष्ट कर देना। अब वे खत्म हो चुके हैं। यू वुशुंग ने उनकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया, और उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। वह जानती थी कि मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। ली माओजेन और ली किंगई जो उसके पास खड़े थे, ने सहमति में सिर हिलाया। वे यांग ये के चरित्र से स्पष्ट रूप से परिचित थे। खास तौर पर ली किंगई, वह कुछ समय से यांग ये के साथ थी, इसलिए वह अच्छी तरह से जानती थी कि यांग ये जब वास्तव में क्रोधित होता था तो वह पूरी तरह से पागल हो जाता था। दाओ ऑर्डर पर हमला करने की उनकी कार्रवाई इसका सबसे अच्छा उदाहरण थी। लिंग यूरान और अन्य लोगों के हाव भाव तब बहुत बदल गए जब उन्होंने यांग ये को उड़ाते हुए देखा। वे ली किंगई और यू वुशुंग की तरह नहीं थे, उन्हें यांग ये की असली ताकत और शारीरिक सुरक्षा के बारे में पता नहीं था। इसलिए जब उन्होंने यांग ये को उड़ाते हुए देखा तो वे जल्दी से उसकी ओर बढ़े। हालांकि आंतरिक प्रांगण से एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने उनका रास्ता रोक दिया। सफेद लबादा पहने आदमी ने उन पर नजर डाली और कहा, बाहरी कोर्ट के साथियों, यह मत कहो कि हमने तुम सबको धमकाया है। हम बस तुम सबको यह बताना चाहते थे कि तुम्हें अकादमी में कम प्रोफाइल रखना चाहिए। अन्यथा, हे, तुम्हारा वह घटिया प्रशिक्षक सबसे अच्छा उदाहरण है। समझे? मैं। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति आगे बोल नहीं पाया, क्योंकि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया और उसने उसका गला पकड़ लिया। लियू नान और अन्य आंतरिक अदालत के छात्रों के चेहरे इस दृश्य को देखकर काफी बदल गए। तुम जीवित हो? सफेद लबादा पहने आदमी ने अविश्वास से यांग ये को देखा। यांग ये ने पूछा, क्या आप बहुत निराश हैं? आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन यांग ये ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। टकराना।
जब आदमी का सिर जमीन पर पटका गया तो एक धीमी सी आवाज हुई, जिससे जमीन फट गई और सतह के नीचे से तुरंत खून बहने लगा। उसने उसे मार डाला। यहाँ किसी ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में हत्या कर देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने वास्तव में मेरी अकादमी के एक छात्र को मार डाला। अनुशासन एल्डर ने यांग ही को गुस्से से देखा और सदमे के अलावा उसकी आंखों में असीम क्रोध था। थप्पड़। हाओ शुवाइबो ने बूढ़े आदमी के सिर पर थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाया, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब वह इतना बोल गया तो उसने पीछे मुड़कर दूसरों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई डर रहा है? सबने अपना सिर हिलाया। हाओ शुवाइबो ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तो फिर हम अंत तक उसका पीछा करेंगे। चलो यह करते हैं। मारना। आप सभी बस वहीं रहें और हस्तक्षेप न करें। यांग ये ने उनकी ओर देखा और फिर वह लियू नान और अन्य लोगों की ओर चलना जारी रखा। वह संयुक्त हमला वास्तव में बुरा नहीं था। क्या आप इसे एक और कोशिश देना चाहते हैं? लियू नान ने धीमी आवाज में कहा, आपने आंतरिक अदालत के एक छात्र को मार डाला। तुम सब अभी कुछ देर पहले मुझे मारना चाहते थे। यांग ये ने आगे कहा, चूंकि तुम मारना चाहते हो तो तुम्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, तुम्हारा सिर मेरा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये का आकार आगे बढ़ गया। वह पागल हो गया है। उसने पहले एक बुजुर्ग को घायल किया और फिर हमारे आंतरिक न्यायालय के एक छात्र को मार डाला। साथ ही छात्रों, मेरी आज्ञा सुनो। उसे अपनी पूरी ताकत से मार डालो। संयुक्त हमला। लियू नान की उदास आवाज गूंज उठी। उनकी गहन ऊर्जा विस्फोटक रूप से बाहर निकली और एक विशाल ऊर्जा तलवार एक बार फिर उनके ऊपर दिखाई दी। जैसे जैसे उनकी गहन ऊर्जा उसमें लगातार बढ़ती गई, विशाल तलवार का आकार लगातार बढ़ता गया जबकि उसमें मौजूद ऊर्जा और भी भयानक होती गई। मार डालो। जैसे ही लियू नान ने आदेश दिया, विशाल तलवार बिजली की तरह आगे बढ़ने से पहले हिंसक रूप से हिल गई। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक क्रूर अभिव्यक्ति उभरी और उसने हरक्यूलियन तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और फिर उसे नीचे गिरा दिया। टकराना। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सबने देखा कि कैसे विशाल ऊर्जा तलवार टुकड़ों में फटने से पहले कांपने लगी। यह ऊर्जा के अनगिनत टुकड़ों में बदल गई जो आसमान से बरसने लगे। मरो। यांग ये की आकृति प्रकाश की किरण में बदल गई जो लियू नान की ओर बढ़ी। लियू नान का चेहरा गंभीर हो गया और वह जल्दी से चिल्लाया, रक्षात्मक गठन। भले ही वे यांग यी की ताकत से चौंक गए थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। लियू नान की बात सुनकर सभी ने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और फिर उन्होंने मुहर को आगे की ओर दबाया। सफेद रोशनी की एक किरण तुरंत उनके चारों ओर प्रकट हुई और उन्हें घेर लिया। इस बीच यांग ये सफेद रोशनी की बाधा के सामने आ पहुंचा। यांग ये ने प्रकाश की बाधा के खिलाफ हरक्यूलियन तलवार को नीचे घुमाने में संकोच नहीं किया। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद रोशनी की दीवार हिंसक रूप से हिल गई, लेकिन टूट नहीं पाई। इससे लियू नान और अन्य लोगों को तुरंत राहत की सांस लेने का मौका मिला। हालांकि यांग ये ने फिर से हरक्यूलियन तलवार उठाई और उसे एक बार फिर से तोड़ दिया। बैंग बैंग बैंग। कुछ बार प्रहार के बाद श्वेत प्रकाश की बाधा पर दरारें दिखाई देने लगी थीं। लियू नान और बाकी लोग चौंक गए। खास तौर पर लियू नान, वह इस समय वाकई बहुत डरा हुआ था। दरअसल वह पहले से ही भयभीत था जब यांग ये ने उस बुजुर्ग को हराया था जो एक उच्च पदस्थ अर्धसंत था। वह मूर्ख नहीं था, इसलिए वह जानता था कि उसने एक दुर्जेय अस्तित्व को अपमानित किया है। लेकिन वह और भी स्पष्ट रूप से जानता था कि सुलह असंभव थी। इसलिए उसके पास एकमात्र विकल्प यांग ये को कुचलना और भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म करना था। उसने सोचा था कि सैकड़ों आंतरिक दरबार के छात्रों की संयुक्त ताकत और उनकी संयुक्त हमला तकनीक यांग ये को आसानी से कुचल सकती है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये का भौतिक शरीर वास्तव में एक अर्धसंत राक्षस जानवर से भी अधिक भयानक होगा, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये की अपनी ताकत भी चरम पर भयानक होगी। आखिरकार उनकी ताकत उच्च श्रेणी के अर्धसंतों के हमलों का विरोध कर सकती थी। हालांकि यांग ये केवल सम्राट क्षेत्र में था। सिर्फ लियू नान ही नहीं, बल्कि सभी आंतरिक दरबारी छात्र स्तब्ध थे। लियू नान की तरह ही उनके दिलों में भी भय पैदा होने लगा था। सब लोग, वह पागल हो गया है और अगर वह संरचना को तोड़ता है तो वह निश्चित रूप से हम सभी को मार डालेगा। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और उसे मारना होगा। लियू नान यांग ये को घूर रहा था जबकि उसकी आंखों में भयानक हत्या का इरादा देखा जा सकता था। वह जानता था कि अकादमी के सर्वोच्च विशेषज्ञ वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के विशेषज्ञों के साथ युद्ध में उलझे हुए थे, इसलिए वे यांग ये को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे। बचने का एकमात्र तरीका खुद पर भरोसा करना था। आंतरिक प्रांगण के एक छात्र ने कहा, वह बाहरी प्रांगण का प्रशिक्षक है। अगर वे यांग ये को पहले ही मार पाते तो कोई समस्या नहीं होती। आखिरकार वे यांग ये को बहुत कमजोर होने के लिए दोषी ठहरा सकते थे। इसके अलावा एक मृत प्रशिक्षक अकादमी के लिए पूरी तरह से बेकार था, इसलिए किसी बेकार व्यक्ति के लिए यह उन्हें बहुत अधिक सजा देगा।
लेकिन अब न केवल यांग ये कमजोर नहीं था, बल्कि यांग ये बहुत शक्तिशाली था। इसलिए अगर वे यांग ये को नहीं मार पाए तो वे एक भयानक स्थिति में होंगे। लियू नान ने उस छात्र की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि वह हमें छोड़ देगा? जब उन्होंने लियू नान की बात सुनी तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। लियू नान ने आगे कहा, हमारे इन कोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अगर हम मोनाक रियल में किसी प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले में भी नहीं हैं, तो हमारा इन कोर्ट अब से वाकई मशहूर हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि उसने हमारे इन कोर्ट के एक सदस्य को मार डाला, तो हम उसे क्यों नहीं मार सकते? क्या आप यह कह रहे हैं कि हमारे इन कोर्ट के छात्रों को धमकाया जाना चाहिए? जब वह इतना बोल गया तो लियू नान जोर से बोला, हर कोई, हम आंतरिक अदालत के छात्र मौत से नहीं डर सकते। हमें उसे खून से कीमत चुकानी होगी। मेरे साथ आओ और उसे मार डालो। लियू नान की बात सुनकर कई आंतरिक प्रांगण के छात्रों ने भयंकर अभिव्यक्ति प्रकट करनी शुरू कर दी। टकराना। अचानक सफेद प्रकाश की बाधा फटकर अलग हो गई। लियू नान दहाड़ा, मार डालो। मारना। अपने खून से कीमत चुकाओ। शहर की दीवारों पर अनगिनत आवाजें गूंज उठी, और फिर अनगिनत हमले आसमान को ढकते हुए यांगी की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि यांगी के खिलाफ कई हमले पूरी तरह से बेकार थे, और भीड़ में घुसते समय उसने अपनी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं की। जैसे ही उसने ऐसा किया, कई आकृतियां एक के बाद एक उड़ती हुई दिखाई दी, और वे या तो मौके पर ही मर गईं या बुरी तरह घायल हो गईं। शुरुआत में अभी भी कुछ लोग थे जो निडर होकर आगे बढ़े, लेकिन एक बार जब उन्होंने यांग ये को मौत के देवता की तरह तुरंत सभी को मारते हुए देखा, तो अनगिनत छात्र डर गए और डर गए। फिर कुछ ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय पीछे हटना शुरू कर दिया। 2 सांस से भी कम समय में यांग ये के रास्ते में कोई नहीं बचा। जहां तक आसपास के क्षेत्र का प्रश्न है, वहां 100 से अधिक छात्र जमीन पर पड़े थे, जिनमें से कुछ मृत थे, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल थे। इस समय आंतरिक प्रांगण के सभी छात्र भयभीत थे। हालांकि वे प्रतिभाशाली थे और अतीत में लड़ाइयों का अनुभव कर चुके थे, फिर भी वे यांगी के खूनी तरीकों और निर्दयता से हैरान और भयभीत थे। जहां तक लियू नान का प्रश्न है, उसके हाथ भी कांपने लगे थे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बाहरी प्रांगण का यह प्रशिक्षक वास्तव में आंतरिक प्रांगण के छात्रों का वध करने का साहस करेगा। ये यांग, तुम इन कोर्ट के बहुत से छात्रों को मारते हो। तुम मर चुके हो। कियान जियाओ अचानक यांग ये के पास गई और उस पर उंगली उठाई। हालांकि वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि यांग ये ने उसे थप्पड़ मार दिया और उसका चेहरा उड़ गया। यांग ये ने लियू नान की ओर चलते हुए भीतरी प्रांगण के उन छात्रों को देखा। मैं परेशानी पैदा करने वालों में से नहीं हूं, लेकिन मैं इससे डरता भी नहीं हूं। शुरुआत में केवल एक ही व्यक्ति को मरना था। दुर्भाग्य से आप सभी ऐसा होने देने के लिए तैयार नहीं थे और इतने सारे लोगों को मरवाने पर अड़े रहे। चूंकि यह ऐसा ही है, तो मेरे पास आपकी इच्छा पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा है जो उसके साथ मरने को तैयार है? इस बीच आंतरिक प्रांगण का एक छात्र आगे आया और बोला, अकादमी हमारे आंतरिक प्रांगण के छात्रों का कत्लेआम करने के लिए आपको माफ नहीं करेगी। यांग ये ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और लेंग यूरान और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले आप सभी स्पष्ट रूप से शहर के द्वार खोल सकते थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आपको एहसास है कि वे सभी द्वार के बाहर मरने के इतने करीब थे, इतने करीब? उस समय क्या आप सभी ने सोचा कि वे अकादमी के छात्र भी हैं? उस छात्र ने धीमी आवाज में कहा, क्या वे अभी भी जीवित नहीं हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये उसके सामने आ गया और फिर यांग ये ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके बाद यांग ये ने उस छात्र के पेट पर अपनी मुट्ठी मार दी, जिससे उसका चेहरा तुरंत मुड़ गया और विकृत हो गया, क्योंकि यांग ये ने उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी थीं। यांग ये ने उसे छोड़ दिया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसी समय यांग ये ने उदासीनता से कहा, अब क्या तुम भी अभी तक जीवित नहीं हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये का आकार लियू नान की ओर बढ़ा। हालांकि जब यांग ये वहां पहुंचने ही वाला था, तो काले कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लियू नान के सामने आ गया। वरिष्ठ भाई लियू नान उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसी दुष्ट हरकतें राक्षस जानवरों की हरकतों से अलग नहीं हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आप बाहरी प्रांगण के प्रशिक्षक हैं, मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन मैं आपको अपंग बना दूंगा ताकि आप अकादमी के छात्रों का फिर से वध न कर सकें। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में पकड़े भाले से एक भयावह ठंडी चमक निकली और वह यांग ये की ओर चला। अध्याय 904 मैंने कई उच्च श्रेणी के अर्ध संतों को मार डाला है। भाला शुरू में बहुत शांत था, लेकिन जब वह यांग ये के सामने पहुंचा, तो उसकी नोक से एक चमकदार प्रकाश की किरण फूट पड़ी और यांग ये लगभग 300 मीटर पीछे जा गिरा। वह एक उच्च कोटि के अर्ध संत थे। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना हाथ हिलाया और भाला फिर से उसके हाथ में आ गया। उसने उन छात्रों की लाशों पर नजर डाली और फिर उसकी आंखों में भयानक हत्या की भावना भर गई। सोचिए कि तुम अकादमी के प्रशिक्षक हो, फिर भी तुमने वास्तव में छात्रों का कत्लेआम किया।
क्या तुम्हें एहसास है कि वे सभी भविष्य में हमारी अकादमी के स्तंभ बनेंगे? वरिष्ठ भाई यू, उसे मार डालो। इस बीच लियू नान जल्दी से उस अधेड़ व्यक्ति के पास गया और बोला, उसने एक बुजुर्ग को घायल कर दिया, मेरे आंतरिक प्रांगण के छात्रों को मार डाला और अब मुझे भी मारने का इरादा रखता है। वह पागल हो गया है। इसके अलावा उसने कियान जियाओ को भी मारा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने भले पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे सीधे यांग ये की ओर तान दिया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे काम वाकई बहुत बुरे हैं। तुम्हें मारे बिना मेरे दिल में जो गुस्सा है उसे दूर करना असंभव होगा। भले ही डीन मुझे बाद में सजा दे, मैं अपनी सजा स्वीकार करूंगा। इस बीच यू वुशुंग अचानक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास गया और कहा, वरिष्ठ, आप उससे क्यों नहीं पूछते कि वह उन्हें क्यों मारना चाहता है? यू वुशुंग ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के जवाब देने से पहले ही बात जारी रखी। वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज में अचानक आए बदलाव की वजह से भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले हम लोगों के पास साथ मिलकर काम करने और शहर वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम आखिरकार बड़ी मुश्किल से शहर वापस लौटे। फिर भी उस आदमी लियू नान ने शहर के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया और हमें शहर में प्रवेश करने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया। उसकी हरकतों की वजह से हम सभी की मौत हो गई। सीनियर, मुझे बताओ, उसके कारण हम नाराज कैसे न हों? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लियू नान की ओर देखा और लियू नान के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने जल्दी से कहा, यह कियान जियाओ ही थी जिसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उसने कहा कि उस आदमी ये यांग ने उसे अतीत में अपमानित किया था, इसलिए। अधेड़ उम्र के आदमी ने कियान जियाओ को घूर कर देखा। अधेड़ उम्र के आदमी से वह काफी डरी हुई थी और उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह बस धीरे से बोली, मैं बस चाहती थी कि वह मुझसे शहर के द्वार खोलने के लिए विनती करे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह हो जाएगा। इस बीच यू वुशुंग ने अचानक लियू नान की ओर इशारा करते हुए कहा, वास्तव में इस सब के लिए उसे ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। प्रशिक्षक ये ने पहले ही अपनी पहचान बता दी थी, लेकिन फिर भी उसने शहर के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उसने प्रशिक्षक ये को अभी अभी मारने का आदेश भी दिया। अगर प्रशिक्षक ये मजबूत नहीं होते तो शायद अब तक वे मर चुके होते। यू वुशुंग ने इस बिंदु पर बोलते हुए एक गहरी सांस ली और उसने लियू नान की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी एक महिला की बकवास सुनी और हम बाहरी अदालत के छात्रों के भाग्य की अनदेखी की। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसने गलती की है, फिर भी उसने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया और भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षक को मारने का इरादा किया। इस तरह के कार्य वास्तव में मौत के लायक हैं। क्या बकवास है? लियू नान ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, स्थिति गंभीर थी और आप सभी के पीछे बहुत सारे राक्षस जानवर थे, इसलिए मैं शहर के द्वार खोलने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या होगा अगर राक्षस जानवर शहर में प्रवेश करने के लिए शहर के द्वार खोले जाने के समय का फायदा उठा लें? क्या आप इसके लिए जिम्मेदारी उठा पाएंगे? इसके अलावा भले ही मैंने कोई गलती की हो, लेकिन अनुशासन एल्डर मुझे सजा देने के लिए मौजूद हैं। आपके बाहरी न्यायालय को कभी भी निर्णय सुनाने का अधिकार कब मिला है? लियू नान ने इस बिंदु पर बोलते हुए ठंडी हंसी में कहा, इससे पहले शिष्य एल्डर ने कहा था कि इस मामले को जाने दो, लेकिन तुम सभी ने न केवल उनके आदेशों की अवहेलना की है, बल्कि उस साथ ही प्रशिक्षक ने अनुशासन एल्डर को घायल कर दिया और मेरे आंतरिक न्यायालय के छात्रों को मार डाला। जमीन पर पड़े उन आंतरिक न्यायालय के छात्रों को देख रहे हो? वे राक्षस जानवरों के पंजे के नीचे नहीं मरे, वे अपने ही किसी के हाथों मारे गए। वे शांति से मर भी नहीं सकते। यू वुशुंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ हिला दिया। लियू नान का फैसला अनुचित था, लेकिन उसकी गलती मौत के लायक नहीं है, और आंतरिक दरबार के वे शिष्य भी मौत के लायक नहीं थे। जब वह इतना बोला तो उसने यांग ये को देखा और कहा, तुमने एक बुजुर्ग को घायल कर दिया और दर्जनों छात्रों को मार डाला। ऐसी हरकतें असली में मौत के लायक हैं। भले ही डीन मुझे सजा दे, मैं अभी भी इन गिरे हुए छात्रों के लिए न्याय मांगने का इरादा रखता हूं। यू वुशुंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह आगे बोलना चाहती थी, लेकिन यांग ये ने उसे अपने पीछे खींच लिया और कहा, वास्तव में सही और गलत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे हम सभी के लिए न्याय की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने पहले भी हमें न्याय देने से इनकार कर दिया था और अब भी वे हमें न्याय देने से इनकार कर रहे हैं। फिर मैं खुद ही न्याय प्राप्त करूंगा, जब तक कि मैं सफल नहीं हो जाता। यांग ये ने पलटकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। मैंने उस अनुशासन एल्डर से तर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। वह मामले को कम करके उसे यूं ही छोड़ देना चाहता था। यह हमारे साथ अन्याय है, इसलिए मैंने मना कर दिया। अब हमने फिर से आपसे तर्क करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से हम फिर से असफल हो गए। चूंकि यह ऐसा ही है, तो चलिए लड़ते हैं। अगर मैं हार गया तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये यांग, तुम खुद को क्या समझते हो? वरिष्ठ भाई यू अर्ध संत क्षेत्र के उच्च पद पर हैं। उनसे लड़ोगे? क्या तुम इसके लायक भी हो? लियू नान ने उपहास किया। एक उच्च पदस्थ अर्ध संत। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी।
मैं एक बार उन्हें मारते मारते थक गया था। उन्हें मारते मारते थक गए। कितना बड़ा मजाक है। लियू नान ठंडी हंसी हंसी। यांग ये ने लियू नान की ओर देखा और कहा, बस रुको। मैं तुम्हारा सिर लेने आ रहा हूं और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, मुझे देखना है कि डीन ने बाहरी कोर्ट के लिए जो प्रशिक्षक चुना है वह कितना शक्तिशाली है। मैं वास्तव में इसका काफी अनुमान लगा रहा हूं। आखिरकार डीन का निर्णय हमेशा बहुत अच्छा रहा है। मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि इस बार उसने कोई गलती नहीं की होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मध्यम आयु वर्ग का आदमी आकाश में उड़ गया और उसने अपना भाला यांग ये की ओर भोंक दिया। सूर्य विभाजक। भाले से अचानक भयानक लपटें फूट पड़ीं और लपटों से घिरा भाला एक उल्का की तरह लग रहा था जो आसमान से यांग ये की ओर गिरा। जहां भी वह गुजरा, अंतरिक्ष पूरी तरह से टुकड़ों में फट गया और भाले के पीछे एक बहुत लंबी स्थानिक दरार दिखाई दी और भाला नीचे उतरने के साथ साथ और भी लंबी होती जा रही थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यांग ये को कम नहीं आंका था और उसने ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की। आखिरकार अनुशासन एल्डर एक उच्च पद के अर्धसंत थे, फिर भी यांग ये से हार गए थे। तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत कैसे कर सकता था। यांग ये ने भागने का विकल्प नहीं चुना और वह भाग भी नहीं सकता था क्योंकि भाला उस पर जकड़ा हुआ था। यांग ये के शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा हरक्यूलियन तलवार में उमड़ पड़ी और फिर यांग ये ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर रौंद दिया और आसमान में उछल गया। उसके बाद उसने हरक्यूलियन तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे जोर से भाले की ओर फेंका। हरक्यूलियन तलवार भाले से टकराकर टूट गई। टकराना, एक विस्फोट बिजली की तरह गड़गड़ाहट के साथ हुआ और फिर आकाश से ऊर्जा की एक भयानक लहर निकली। जहां भी यह गुजरी, अंतरिक्ष में लहरें उठीं और विकृतियां पैदा हुईं और ऐसा लगा कि यह ऊर्जा की लहर के भीतर के बल से किसी भी क्षण ढह जाएगा। यह एक बेहद आश्चर्यजनक दृश्य था। यांग यी को ऊर्जा की लहर में मौजूद बल द्वारा जमीन की ओर धकेल दिया गया, लेकिन उसने जमीन पर पहुंचने से पहले ही खुद को बलपूर्वक रोक लिया। यांग ये ने दोनों हाथों से हरक्यूलियन तलवार पकड़ी और आकाश की ओर देखा और उनके हाथों में एक गंभीर भाव का निशान था। इस बीच पूरे आकाश में अचानक से स्थान विकृत होने लगा और ऊर्जा की तरंगें तुरंत ही विकृत होकर शून्य में बदल गईं। मर जाओ। अचानक आसमान से अधेड़ उम्र के आदमी की भयंकर दहाड़ गूंजी और फिर एक काला भाला आसमान को चीरता हुआ यांग यी की ओर बढ़ा। अंतरिक्ष वास्तव में टुकड़ों में बंट गया और फिर उसके बाद विस्फोट हो गया। भाला अभी भी आसमान से नीचे गिर रहा था, लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न भयानक दबाव के कारण शहर की दीवारों के नीचे की जमीन इंच इंच करके ढहने लगी। लेकिन जमीन के नीचे से एक अजीब सी शक्ति को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने दबाव को जमीन को और ढहने से रोक दिया। हालांकि यांग यी दबाव का केंद्र था और शक्तिशाली दबाव से उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मानो वह किसी भी क्षण फट जाएगा। यह दृश्य देखकर लियू नान की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसे लगा कि यांग ये निश्चित रूप से मर जाएगा। जहां तक लेंग ह्यूरान और अन्य लोगों की बात है, तो उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। हालांकि उन्हें यांग ये पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बहुत ताकतवर था। ऐसा लगता है कि मेरी विशुद्ध शारीरिक शक्ति अभी भी एक सच्चे उच्च पद के अर्धसंत को हराने के लिए अपर्याप्त है, जिसने अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए किसी बाहरी स्रोत पर भरोसा नहीं किया है। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। टकराना। अचानक यांग ये के भीतर से भयानक तलवार की एक चिंगारी फूट पड़ी और भयानक दबाव बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। 3 स्तर स्वर्ग रैंक तलवार इरादा। यह दृश्य देखकर यहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर भाव बदल गए और इसमें अनुशासन एल्डर भी शामिल था, जिसे बाहरी कोर्ट के छात्रों द्वारा रोका जा रहा था। यही हाल उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का भी था जो ऊपर से यांग यी को देख रहा था। आप प्राचीन तलवार स्कूल से हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखों में एक गंभीर और भारी भाव था। आखिरकार तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा को उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त कहा जा सकता है, और यांग ये की मूल लड़ाकू शक्ति पहले से ही इतनी दुर्जेय थी। यांग ये ने दोनों हाथों से हरक्यूलियन तलवार पकड़ी हुई थी, जबकि उसकी गहरी ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई थी और उसकी तलवार की मंशा बिना किसी आवाज के उसकी तलवार में विलीन हो गई। जैसे ही उसकी तलवार की मंशा हरक्यूलियन तलवार में प्रवेश करती है, हरक्यूलियन तलवार हिंसक रूप से कांपने लगती है। इसके अलावा तलवार पर ड्रैगन पैटर्न से अचानक चमकदार सुनहरी रोशनी निकलती है। दरार। जिस समय ड्रैगन पैटर्न प्रकाशित हुआ, उसी समय यांग ये के चारों ओर का स्थान तुरंत एक अंडे की तरह टूटने लगा, जिसे हल्के से पटक दिया गया हो। क्रैक क्रैक। दरारें बड़ी होती गईं और उनकी संख्या बढ़ती गई। कुछ ही समय में यांग यी के आसपास का 500 मीटर से ज्यादा का क्षेत्र टूटकर बिखर गया और अंतरिक्ष का वह क्षेत्र वास्तव में उसके तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक के दमन के तहत ठीक होने में असमर्थ था। वास्तव में यह कहा जाना चाहिए कि अंतरिक्ष बहुत धीमी गति से ठीक हो रहा था। यहां मौजूद हर कोई अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देखकर दंग रह गया।
आओ, इसे ले लो। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो आकाश में चली गई। यह बहुत तेज था, बहुत तेज। यह इतना तेज था कि उन्हें सिर्फ रोशनी की एक किरण ही दिखाई दी। टकराना। आकाश में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर प्रकाश बिखर गया, इससे पहले कि एक हाथ जिसमें एक भला था, खून की धार के साथ जमीन से नीचे गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति जमीन पर उतरा और वह यांग ये का व्यक्ति था। इसके अलावा उसके पैर के नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ था और वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। मध्यम आयु का वह व्यक्ति अभी भी जीवित था और सांसें ले रहा था। यांग ये ने अपनी हथेली घुमाई और हरक्यूलिस तलवार की नोक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के माथे के केंद्र पर दबाई। मैंने वास्तव में कई उच्च रैंक वाले अर्धसंतों को मार डाला है। क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अध्याय 905। मैं इसे अभी करूंगा। आप वास्तव में कौन हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यांग ये को घूर कर देखा। घबराहट के अलावा अनिच्छा का भी एक निशान था। आखिरकार उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में एक सम्राट क्षेत्र के साधक से हार जाएगा। यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उदासीनता से देखा। तुम हार गए हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। रुको। इस बीच एक आकृति अचानक बहुत तेज गति से आकाश में से गुजरी और यह इतनी तेज थी कि आकृति का शरीर अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही आवाज गूंजना बंद हुई, यांगी के सामने एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई और उसके पीछे 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एक अंतरिक्ष दरार देखी जा सकती थी। केवल बाहरी दिखावट के आधार पर वह सुंदर महिला लगभग 27 या 28 वर्ष की थी। उसके बाल एक बन में सुंदर ढंग से पिन किए हुए थे। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और अभी भी एक युवा रूप था और उसकी जैट काली भौहें थोड़ी उठी हुई थीं। इससे वह बहुत ही गरिमा में सुंदर और वीर लग रही थी। लेकिन इस समय उसकी आंखें जो तारों वाले आकाश की तरह गहरी थीं, उनमें भयानक ठंडक का निशान था। प्रशिक्षक शांग। सभी आंतरिक प्रांगण के छात्रों ने तुरंत उसके सामने झुककर प्रणाम किया और लियू नान तो इतना उत्साहित था कि रेंगकर उसके पास जाने को तैयार हो गया। लियू नान वास्तव में तब भयभीत हो गया था जब यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को हराया था और वह निराशा से भी अभिभूत था। उस पल उसे लगा कि उसके पास वास्तव में कोई उम्मीद नहीं थी और यह इस हद तक था कि उसने खुद को मौत के लिए तैयार कर लिया था। हालांकि स्वर्ग ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे एक बार फिर उम्मीद दी। निराशा की स्थिति में अचानक आशा प्राप्त होने की भावना को शब्दों में वर्णित करना असंभव है। लियू नान जो रेंगकर उस महिला के पास गया था, खुशी से हंसने लगा। तुम बाहरी कोर्ट प्रशिक्षक हो जिसे बूढ़े ने भर्ती किया था। महिला यांग यी को घूर रही थी जबकि उसकी आंखों में हत्या का इरादा भौतिक लग रहा था। यांग ये ने जवाब दिया, यदि आप जिस बूढ़े व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह अकादमी का डीन है, तो मैं हूं। तुम्हें मेरे आंतरिक प्रांगण के छात्रों को मारने का अधिकार किसने दिया? सुंदर महिला ने धीमी आवाज में कहा, जबकि उसके भीतर से लगातार एक हिंसक आभा बह रही थी। इस समय वह एक ज्वालामुखी की तरह लग रही थी जो फटने ही वाला था। किसी ने नहीं किया, यांग ये ने आगे कहा। वे मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। बेशक यह उससे कहीं ज्यादा जटिल था, लेकिन मैं अब और स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता या अपनी सांसें बर्बाद नहीं करना चाहता। आप इसे ऐसे ही मान सकते हैं कि वे मुझे मारना चाहते थे, लेकिन वे कमजोर थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया। अच्छा अच्छा। वह अत्यधिक क्रोध से हंसने लगी। तो क्या मैं तुम्हें मार सकती हूं अगर मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं? यांग ये ने उत्तर दिया, आप कोशिश कर सकते हैं। उसने कहा, उसे जाने दो और हम कोशिश करेंगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, वह मुझे भी मारना चाहता था। मैं सोच सकता हूं कि अगर मैं उससे हार जाता तो वह मुझे बिल्कुल नहीं जाने देता। तो मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूं? बेशक यह पत्थर पर तय नहीं है। मैं उसकी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं, अगर तुम उसकी जान के लिए 1 लाख चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर देने को तैयार हो। महिला उग्रता से बोली, तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो? अनुभव करना। उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सिर जमीन पर लुढ़कने लगा और खून की धार बहने लगी। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, चूंकि आपने इनकार कर दिया है, तो मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसका चेहरा तुरंत क्रूर हो गया। उसने अपना सुंदर हाथ बढ़ाया और यांग यी की दिशा में तेजी से पंजे मारे। यांग यी के हाव भाव थोड़े बदल गए, जैसे ही उसकी आकृति गायब हो गई और वह अभी दूर गया ही था कि वह स्थान जहां वह खड़ा था, टुकड़ों में बिखर गया। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस बीच एक विशाल ताड़ का पेड़ अंतरिक्ष को चीरता हुआ उसके ऊपर आसमान में आया और फिर उसकी ओर नीचे की ओर झुका। टकराना। जिस स्थान पर यांग यी खड़ा था, वह तुरंत विस्फोट से नष्ट हो गया। हालांकि यांग ये अचानक उस खूबसूरत महिला के सामने आ गया था और उसकी हरक्यूलियन तलवार उसकी ओर बढ़ गई थी। जब उसने हरक्यूलियन तलवार को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले और उसने हरक्यूलियन तलवार को अपने पंजे से पकड़ लिया। झनकार। यांग यी के लगभग 100 कदम पीछे हटते ही हरक्यूलियन तलवार हिंसक रूप से हिलने लगी।
जैसे ही उसे अपनी बाह में सुन्नापन महसूस हुआ, यांग ये ने अपना सिर उठाकर महिला की ओर देखा और उसकी आंखों में गंभीरता और घबराहट के भाव थे। यहाँ तक कि अर्धसंत क्षेत्र के उच्च पद पर आसीन एक राक्षस जानवर भी यांग ये की हरक्यूलियन तलवार का विरोध करने के लिए अपने नंगे हाथ का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन महिला ने हिम्मत की। इसके अलावा उसने बिना किसी चोट के उसे पीछे धकेल दिया था। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसकी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। उसके हाथ बहुत ही सुंदर और लंबे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे पारदर्शी थे। वह उनमें मेरिडियन, रक्त और हड्डियां साफ साफ देख सकता था। तुम्हारी शारीरिक शक्ति खराब नहीं है। दुर्भाग्य से तुम दुष्ट इरादे रखते हो। मैं आज तुम्हें अपंग बना दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुंदर महिला ने एक कदम आगे बढ़ाया और वह तुरंत उस कदम के साथ यांग ये के सामने पहुंच गई। उसी समय एक रहस्यमय और शक्तिशाली बल ने यांग ये के चारों ओर के स्थान को बंद कर दिया, जिससे यांग ये बच नहीं सका। यांग ये के चेहरे पर भाव थोड़े बदल गए। इस बीच उसके पंजे का हमला उसकी छाती के सामने आ गया था और यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के हरक्यूलियन तलवार उठाकर उसे रोक दिया। टकराना। यांग ये की आकृति पीछे की ओर उछली तो एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। हालांकि वह सिर्फ एक दर्जन कदम पीछे ही गया था कि उसकी आकृति को एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। इसके अलावा उसकी मुट्ठी में मौजूद हरक्यूलिस तलवार हिंसक रूप से कांप रही थी और लगभग उसकी मुट्ठी से छूट ही गई थी। यांग ये आश्चर्यचकित था। उसके अंदर की गहन ऊर्जा उसके दाहिने हाथ में पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी, जबकि उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ से हरक्यूलियन तलवार को पकड़ लिया। जब उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ा, तभी हरक्यूलियन तलवार सामान्य स्थिति में आई। इस बीच वह महिला फिर उसके सामने आ गई और उसका हाथ एक बार फिर नीचे गिर गया। उसके पंजों के हमले से पहले अंतरिक्ष बस कागज की तरह लग रहा था और उसे आसानी से पंजों से खोला जा सकता था। इस बार यांग ये ने हरक्यूलियन तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने उसे दूर रख दिया और फिर अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर बंद करके उसके पंजे के हमले के खिलाफ उसे तोड़ दिया। जबकि हरक्यूलियन तलवार दुर्जेय थी, यह काफी भारी और धीमी थी। यह नजदीकी मुकाबले के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन महिला स्पष्ट रूप से नजदीकी मुकाबले में माहिर थी। इसलिए न केवल हरक्यूलियन तलवार अभी उसके लिए कोई मदद नहीं करेगी, बल्कि इसके बजाय यह एक बोझ होगी। उनके हमले टकराए। टकराना। इस बार यांग ये को वापस नहीं उड़ाया गया, या यह कहा जाना चाहिए कि उसे वापस नहीं उड़ाया जा सका, क्योंकि एक स्थानिक दीवार जो एक किले की तरह मजबूत थी उसके पीछे खड़ी थी, इसलिए उसका आंकड़ा सीधे उससे टकराया, जिससे उसके पीछे का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा। इसके अलावा उसकी मुट्ठी पर खून के 5 निशान थे। कुछ ही देर में उसने फिर से उस पर अपने पंजे लहराए। यद्यपि यांग ये उसके लगातार हमलों से पराजित नहीं हुआ था, फिर भी वह पूरी तरह से वंचित स्थिति में था और वह इस हद तक दबा हुआ था कि वह वापस लड़ने में असमर्थ था। हा हा हा। लियू नान ने यह दृश्य देखकर तुरंत जोर से हंसना शुरू कर दिया। देखा, यह बाहरी प्रांगण के तथाकथित प्रशिक्षक की ताकत है। देखा, वह हमारे प्रशिक्षक के सामने लड़ने में भी सक्षम नहीं है। वह तो जवाबी हमला भी नहीं कर सकता। लेंग युरान और अन्य लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो लियूनान की ओर देखा और उनके मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक थी। यहाँ तक अन्य आंतरिक दरबार के छात्रों ने भी उसे तिरस्कार से देखा और उससे दूर चले गए। आखिरकार जब यांग ये पूरी तरह से युद्ध में दबा हुआ था, तब भी वे उसकी ताकत की प्रशंसा करते थे, क्योंकि यांग ये केवल सम्राट क्षेत्र में था, जबकि महिला एक उच्च पद की अर्धसंत थी। क्या किसी को कमजोर माना जा सकता है जब वह सम्राट क्षेत्र में रहते हुए एक वरिष्ठ उच्च पद के अर्धसंत के खिलाफ इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम हो? अगर उसे भी कमजोर माना जाता है, तो क्या वे सभी चींटियों से भी बदतर नहीं होंगे? इसलिए जब उन्होंने लियूनान को यांग ये पर हंसते हुए सुना, तो उनमें से कई लोगों को तुरंत घृणा महसूस हुई। लियूनान का चेहरा उतर गया जब उसने देखा कि उनके प्रति उनका रवैया कैसा है। उसे पता था कि वह बहुत घमंडी हो गया है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब तक वह आदमी, ये यांग, मर चुका है, तब तक वह आंतरिक दरबार का नेता बना रहेगा। यांग ही एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रही थी जो एक छोटी सी जगह में फंस गई थी और एक पंचिंग बैग में तब्दील हो गई थी, जबकि महिला पंचिंग बैग के साथ प्रशिक्षण लेने वाली व्यक्ति बन गई थी। टकराना। यांग ये की मुट्ठी फिर से उसके पंजे से टकराए। जैसा कि अपेक्षित था, यांग ये को एक बार फिर से वापस मारा गया। महिला के लिए उसने स्वाभाविक रूप से एक और हमला किया। हालांकि तलवार की एक भयानक धार यांग ये के भीतर से विस्फोटक रूप से बाहर निकली और महिला की आकृति तुरंत मौके पर ही रुक गई। तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा आधे संतों को दबा सकती है, और यह कोई मजाक नहीं था। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा? मैंने वास्तव में आपको कम आंका था। यांग ये ने अपने हाथों पर नजर डाली। इस समय उसके हाथ भयानक खून के निशानों से ढके हुए थे। सौभाग्य से वे केवल उसकी त्वचा पर चोटें थीं।
उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर उसकी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम्हारे हाथों में कुछ अजीब है। मैं वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि तुम्हारे हाथों में वास्तव में इतनी भयानक ताकत कैसे है। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जो मरने वाला है उसे यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, युद्ध का नतीजा तय करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो क्या कोई बुरा आदमी मेरे पीछे आएगा? बेशक, मैं बस मुसीबत से डरता हूं। हाँ, होगा। उसने आगे कहा, एक असाधारण बुरा आदमी तुम्हारे लिए आएगा, और यहां तक कि तुम्हारे प्राचीन तलवार स्कूल का जियान बुचेन भी तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है कि हर कोई मेरा समर्थन कर रहा है। हालांकि मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी मुझे खुद को रोकना काफी मुश्किल लगता है। तुम बस उसे पीट सकते हो। इस बीच यू वुशुंग ने दूर से जोर से कहा, उसे पीटना और उसके पिछवाड़े पर तमाचा मारना सबसे अच्छा है। इस तरह तुम अपनी भड़ास निकाल सकोगे और संत को तुमसे बदला लेने से बचा सकोगे। खूबसूरत महिला ने यू वुशुंग की तरफ देखा। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और अपने पैरों को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह नहीं थी जिसने ये शब्द कहे थे। दरअसल, जबकि अन्य लोगों को लगा कि यांग ये शेखी बघार रहा है, वह अच्छी तरह जानती थी कि वह शेखी बघार रहा नहीं था। क्योंकि यांग ये के बारे में उसके पास जो जानकारी थी, उसके आधार पर यांग ये ने एक बार वांग यन्यांग को मारने के लिए एक रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल किया था जो दाओ ऑर्डर का एक दुर्जय विशेषज्ञ था। जबकि वांग यन्यांग की साधना महिला से कमतर थी, उसकी ताकत बिल्कुल भी सुंदर महिला से कमतर नहीं थी। अतः, चूंकि यांग ये ने कहा था कि वह उस महिला को मार सकता है, इसलिए उसने उस पर पूरा विश्वास कर लिया। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, यह काम करता है। सुंदर महिला ने कहा, आप कोशिश कर सकते हैं। मैं इसे अभी करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के शरीर से प्रकाश की कुछ हजार किरणें फूट पड़ीं और उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। उसी समय एक रहस्यमयी शक्ति अचानक यहाँ प्रकट हुई, और युद्ध का मैदान तुरंत बाहरी दुनिया से अलग हो गया, जिससे अन्य लोग यह पता लगाने में असमर्थ हो गए कि प्रकाश की गेंद के भीतर क्या चल रहा था। कुछ क्षण बीतने के बाद प्रकाश का गोला बिखर गया, और फिर यांग यी और सुंदर महिला दोनों सभी के दृष्टि क्षेत्र में प्रकट हुए। युद्ध के मैदान की स्थिति देखकर यहाँ मौजूद हर कोई अचंभित रह गया, यहाँ तक लियू नान भी जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 906, कोई जिसे उन्मुक्त कहते हैं। प्रकाश की गेंद के बिखरने के बाद यांग ये और सुंदर महिला सबके सामने आ गए थे। इस समय यांग ये उसके सामने खड़ा था और उसका हाथ उसके गले में लिपटा हुआ था। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। वह उसे देखती रही, जबकि उसकी आंखों में केवल आश्चर्य ही शेष था। प्रशिक्षक शांग। जब आंतरिक प्रांगण के छात्रों ने यह दृश्य देखा तो वे चौंक गए और वे यांग ये की ओर झपटे। भाड़ में जाओ। यांग ये ने उन पर ठंडी नजर डाली, और वे सभी तुरंत डर के मारे उसके पास रुक गए। उनमें से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, जबकि वे यांग ये को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर थोड़ा क्रूर भाव था। इसी बीच महिला ने अचानक कहा, अब मुझे पता चल गया है कि आप कौन हैं। यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, तो क्या हुआ अगर तुमने ऐसा किया? उसने थोड़ी उलझन भरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि उसने तुम्हें क्यों चुना। तुम्हारी ताकत के अलावा तुम्हारी निर्दयता और धैर्य भी कारण हैं। वास्तव में केवल वही व्यक्ति जिसके पास तुम्हारी ताकत और चरित्र है, उसे ही प्रतिभाओं से भरे केंद्रीय दिव्य प्रांत में एक रास्ता खोलने का मौका मिल सकता है। यांग ये ने अचानक कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी? उसने जवाब दिया, क्या आप ऐसा करेंगे? यांग ये ने अपने मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान दिखाई, जबकि वह धीरे धीरे नीचे दबा रहा था। हालांकि यांग ये को भौहें सिकोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति अचानक उसके गले में आ गई थी और इसने उसकी ताकत को बिखेर दिया। यह एक संत की ऊर्जा थी। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, तो आपको एक संत का संरक्षण प्राप्त है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने निडर हैं। हालांकि उस संत की ऊर्जा केवल तभी प्रकट होती है जब आप अपने जीवन के लिए खतरा महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में, जबकि मैं आपको मार नहीं सकता, मैं आपको पीट सकता हूं। जब वह इतना बोला तो यांग ये ने उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। टकराना। जमीन फट गई और अनगिनत पत्थर आसपास की ओर उछलने लगे। यांग ये नहीं रुका। उसका हाथ नीचे चला गया और उसने उसके एक पैर को पकड़ लिया, और फिर उसने उसे जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। बैंग बैंग बैंग। कुछ ही समय में यांग ये के चारों ओर असंख्य गड्ढे बन गए। ठीक इसी तरह यांग ये के रुकने से पहले लगभग 15 मिनट बीत गए। बेशक वह अभी भी जीवित थी। वह किसी भी मामले में एक उच्च रैंक वाली अर्धसंत थी, इसलिए भले ही उसने जानबूझकर अपने शरीर की खेती न की हो, फिर भी यह अर्धसंत क्षेत्र में एक साधारण राक्षस जानवर से अधिक शक्तिशाली होगी। लेकिन जब तक वह मर नहीं गई, यह उसके लिए मौत से भी बदतर था।
यांग ये को स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह पीड़ित है या नहीं। उसने बस उसके पेट पर लात मारी और उसका शरीर जमीन पर घसीटता हुआ 3 किलोमीटर दूर उड़ गया। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, उसका चेहरा लियू नान की ओर चमक उठा और उसने लियू नान का गला पकड़ लिया। उसने लियू नान को उठाया और कहा, अब कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अचानक आसमान कांप उठा और फिर दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। उसके बाद शहर की दीवारों पर हमला करने वाले राक्षस जानवरों ने अपने सिर उठाए और दुख भरी चीखें निकालीं। कुछ ही समय में भेड़ियों का झुंड और भी अधिक उन्मत्त हो गया और उन सभी ने पागलों की तरह शहर पर हमला कर दिया, मानो वे इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हों। शहर की सुरक्षा व्यवस्था, जो कुछ ही समय पहले काफी मजबूत थी, भेड़ियों की सेना के सामने टूटने लगी, जो लगातार शहर की दीवारों पर हमला कर रही थी। इस बीच यांग ये से कुछ ही दूरी पर 7 बूढ़े व्यक्ति प्रकट हुए। वे सभी संत थे। हालांकि उनकी आभा बहुत स्थिर नहीं थी और उनके चेहरे का रंग भी काफी पीला था। जाहिर है वे घायल थे। डीन लियू नान को एक बार फिर उम्मीद दिखी जब उसने उन 7 बूढ़ों को देखा। यांग ये ने लियू नान की नजर से देखा और एक बूढ़े आदमी की नजर, जिसकी दाढ़ी लगभग जमीन को छू रही थी, उस पर भी उतर आई थी। यांग ये जानता था कि बूढ़ा आदमी डीन था, क्योंकि बूढ़े आदमी की आभा उनके साथ के समूह में सबसे मजबूत थी। डीन ने कहा, आप सचमुच ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो परेशानी पैदा करने से बच सकें। दरार यांग ये ने थोड़ा नीचे दबाया और लियू नान की गर्दन तुरंत टूट गई। जहां तक लियू नान का सवाल है, उसकी आंखें उसकी मृत्यु के समय चौड़ी हो गई थीं और वह विश्वास से यांग ये को देख रहा था। उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में डीन और 6 अन्य संतों के सामने उसे मारने की हिम्मत करेगा। यांग ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने लियू नान को अभी नहीं मारा तो उसे मारने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसने पहले हमला किया। यह दृश्य देखकर 6 संत और यहां तक डीन भी नाराज हो गए। ऐसा चरित्र उसे अस्वीकार करना भी ठीक है, एक संत ने अचानक कहा। वह साहसी तो है, लेकिन मूर्ख भी है, और वह इतनी निर्दयता से काम करता है और इतनी हदें पार कर जाता है। वह प्रशिक्षक बनने के योग्य नहीं है, एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने कहा। उनके रहते अकादमी में कभी शांति नहीं रहेगी। लिंग यूरान और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने उन संत दायरे के विशेषज्ञों के मूल्यांकन सुने और उनकी आंखों में फिर से चिंता दिखाई दी। आखिरकार ये बूढ़े लोग अकादमी के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे, तो क्या यांग ये के प्रति उनकी अस्वीकृति यह नहीं दर्शाती कि यांग ये को बर्खास्त कर दिया जाएगा? डीन ने यांग यी को कुछ देर तक देखा और फिर कहा, क्या तुम जानती हो कि अगर तुम थोड़ी सी सहनशीलता बरतती, तो न केवल तुम वह हासिल कर लेती जो तुम चाहती थी, बल्कि तुम अकादमी के लिए सराहनीय सेवा करने वाली भी बन जाती और अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी की जाती। लेकिन अब न केवल तुमने अपनी हठधर्मिता और आवेग के कारण यह सब खो दिया है, बल्कि तुम्हें वह कीमत भी चुकानी पड़ेगी जो तुम्हें नहीं चुकानी चाहिए थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, बूढ़े आदमी, मुझे पता है कि मैं इस बार थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। आप आंतरिक प्रांगण के छात्रों के जीवन को मूल्यवान मानते हैं, लेकिन क्या बाहरी प्रांगण के छात्रों के जीवन भी मूल्यवान नहीं है? उसने मनमाने ढंग से शहर के द्वार बंद करने का आदेश दिया और हमें शहर में प्रवेश करने से मना कर दिया। इस तरह की हरकतें निस्संदेह बाहरी प्रांगण के मेरे छात्रों के जीवन को रौंदने जैसी हैं। हालांकि न केवल शिष्य का उसे दंडित करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति इस मामले को कम करके उसे अनदेखा करना चाहता था। जब वह इस बिंदु पर बोला, तो यांग ये ने आंतरिक प्रांगण के छात्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, इससे पहले इन सभी लोगों को स्पष्ट रूप से पता था कि मैं बाहरी प्रांगण का प्रशिक्षक हूं, फिर भी उन्होंने मुझे मारने के लिए लियू नान के आदेशों का पालन किया। तो क्या वे दोषी नहीं हैं? इस समय आप सभी को लगता है कि मैंने बहुत आगे जाकर यह किया क्योंकि वे कमजोर थे, और आप सभी कमजोरों पर दया कर रहे हैं। हालांकि क्या आप सभी ने सोचा कि क्या हुआ होगा अगर मेरे पास कुछ ताकत नहीं होती, तो उनका भाग्य कितना भयानक होता? उनकी गलती थी, लेकिन वे मौत के लायक नहीं थे। बुरे लोगों में से एक ने गंभीरता से कहा, इसके अलावा भले ही उन्होंने कोई अपराध किया हो, लेकिन मेरे अनुशासन विभाग को उनसे निपटना चाहिए, न कि आप उन्हें खुद सजा दें। एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, एक प्रशिक्षक के रूप में छात्रों का कत्लेआम करना एक ऐसा अपराध है जिसके लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम उसे नहीं मारते तो क्या उन छात्रों की मौत व्यर्थ नहीं हो जाती? एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरा सुझाव है कि डीन को तुरंत उसे मौत की सजा देनी चाहिए और उन मृत छात्रों को न्याय देना चाहिए। डीन ने यांग ये को देखा और कहा, हालांकि इनकोर्ट के छात्र और लियू नान दोषी थे, लेकिन वे मौत के लायक नहीं थे। आपने उन्हें मारकर अकादमी के नियमों को तोड़ा है, इसलिए आपको तुरंत मौत की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आप बाहरी कोर्ट के छात्रों को वापस लाए हैं, आप मौत से बच सकते हैं लेकिन सजा से नहीं बच सकते। इस क्षण के बाद से आप अब बाहरी कोर्ट के प्रशिक्षक नहीं हैं, और आपको एक दीवार का सामना करने और 100 साल तक पश्चाताप करने की सजा दी जाती है। यांग ये ने जब यह सुना तो उसकी पलकें झपकने लगीं।
उसे प्रशिक्षक के रूप में अपना पद खोने की परवाह नहीं थी, लेकिन दीवार के सामने मुंह करके 100 साल तक पछताना। क्या मजाक है। 100 साल तो दूर, वह 1 साल भी ऐसा करने को तैयार नहीं था। जब वह विरोध करने ही वाला था, डीन ने उसे जरा भी मौका नहीं दिया और अपना दाहिना हाथ हिला दिया। एक अदृश्य प्रतिबंधक शक्ति ने यांग यी को जकड़ लिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया, और फिर उसकी दृष्टि क्षीण हो गई और वह हवा में गायब हो गया। बुरे लोगों में से एक ने डीन की ओर देखा और बोला, क्या आप उसे इतनी सी सजा देकर बहुत आसानी से नहीं छोड़ रहे हैं? अन्य संत भी डीन की ओर देखते रहे। आखिरकार यांग यी को केवल बर्खास्त किया गया था और दीवार के सामने पश्चाताप करने की सजा सुनाई गई थी। कहने की जरूरत नहीं है, यह कोई बड़ी सजा नहीं थी। डीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य है। क्या आपको लगता है कि वह बुरा आदमी, जियान बुचेन, हमें उसे मारने देगा? बेशक, हम जियान बुचेन को बताने से पहले उसे मार सकते हैं। लेकिन उस समय, यह केवल कुछ आंतरिक न्यायालय के छात्र नहीं होंगे जो अपनी जान खो देंगे। यह भी मत सोचो कि मैं तुम सबको डरा रहा हूं। यह केवल प्राचीन तलवार स्कूल के संस्थापक पूर्वज ही नहीं हैं जो उसके बारे में बहुत सोचते हैं, यहां तक कि दाओ ऑर्डर का वह बुरा कमीना भी उसके बारे में बहुत सोचता है। हम उसे सजा दे सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, अगर हम उसे मार देते हैं, तो वे दो बुरे साथी तुरंत हमारे साथ मुसीबत मोल लेने आ जाएंगे। बुरे लोगों में से एक ने कहा, यह वही व्यक्ति है, यांग ये, जिसने अकेले ही दाओ ऑर्डर को चुनौती दी थी और उसे पूरी तरह से अपमानित किया था। डीन ने सिर हिलाया, जबकि उसके मुंह के कोनों पर कड़वाहट के निशान देखे जा सकते थे। शुरुआत में, जियान बुचेन ने मुझसे कहा था कि वह आपदा का स्रोत था, लेकिन मैंने वास्तव में जियान बुचेन पर विश्वास नहीं किया। अब, मेरे पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उस आदमी का चरित्र टीएस्क, यह वास्तव में भयानक है। अन्य संतों में से एक ने कहा, क्या आप उसे व्हाइट डी अकादमी की प्रतियोगिता में हमारी अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजना चाहते हैं? अन्य बूढ़ों की निगाहें डीन पर पड़ीं। डीन ने सिर हिलाया, आप सब क्या सोचते हैं? कुछ देर चुप रहने के बाद, एक बूढ़े ने कहा, वह बहुत ही निर्दयी और साहसी है। बस उसकी ताकत थोड़ी कम है। लेकिन यह ठीक है क्योंकि इसमें सुधार किया जा सकता है। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हमें पहले इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे सामने जो स्थिति है, उससे कैसे निपटना है। बुरे लोगों में से एक ने अचानक कहा, जबकि दानव राजा बुरी तरह घायल है, हम भी बुरी तरह घायल हैं। बेशक, अगर हम केवल वेल्किन वुल्फ पर्वत श्रृंखला के सामने होते तो हमें स्वाभाविक रूप से उससे डरने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, यह घटना इतनी सरल नहीं है। यह वास्तव में नहीं है। डीन की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। एक पहाड़ की चोटी पर, यांग यी के सामने एक पहाड़ी दीवार खड़ी थी और उस पर एक पेंटिंग थी। यांग यी पेंटिंग को स्थिर भाव से देखता रहा, जबकि उसकी आंखों में एक चकित चमक थी। यांग यी के पीछे से अचानक एक आवाज गूंजी, अगर आप उस पेंटिंग के रहस्यों को समझने में सक्षम हैं तो आपकी तलवार की मंशा 0 रैंक तक पहुंच जाएगी। यह महासागर बादलों अकादमी के डीन थे। काफी समय बीतने के बाद यांग ये ने कहा, यह पेंटिंग किसने बनाई? किसी ने इन्फेटेड वन को बुलाया है। डीन की आवाज में एक अजीब सी भावना झलक रही थी। उन्मुक्त। यांग ये का चेहरा उस नाम को सुनते ही थोड़ा कांप उठा, और वह डीन की ओर देखने के लिए मुड़ा। उन्मुक्त। डीन ने सिर हिलाया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर पर सर्वोच्च शासन किया था। क्यों? क्या आप उसे जानते हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, और फिर वह पेंटिंग को देखने के लिए मुड़ा। इस समय, उसके दिल में तूफानी लहरें उठ रही थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह रेडियंट आयाम में पहुंचने के बाद वास्तव में तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के बारे में फिर से सुन पाएगा। इसके अलावा, ऐसा लग रहा था कि उन सभी वर्षों में इन्फेटेड वन ने अपने लिए बहुत अच्छा किया था। यांग ये ने पूछा, क्या वह अब केंद्रीय दिव्य प्रांत में है? वह गायब हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने पेंटिंग को देखा और कहा, वह कई साल पहले सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के नंबर 1 विशेषज्ञ को चुनौती देने के बाद गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह मर गया, जबकि अन्य कहते हैं कि वह जीत गया और उससे भी ऊंचे स्तर पर चला गया। हालांकि, शायद केवल वह व्यक्ति ही सही उत्तर जानता है जिसने कई साल पहले उससे लड़ाई की थी। यांग ये ने एक शब्द भी नहीं बोला, और वह बस पेंटिंग को देखता रहा। पेंटिंग पर सिर्फ एक पहाड़ था और पहाड़ के नीचे एक नदी थी। इसके अलावा, इसमें कुछ भी खास नहीं था। हालांकि, यांग ये की नज़र एक बार उस पर पड़ी तो वह उससे हट नहीं सका। यहां तक कि वह यह भी नहीं बता पाया कि यह ऐसा क्यों था, लेकिन वह सहज रूप से इसकी ओर आकर्षित हो गया था। डीन ने कहा, यह पेंटिंग वह है जो उन्होंने अपने शिष्य के लिए छोड़ी थी। बाद में, उनके शिष्य को इसकी आवश्यकता नहीं रही और उन्होंने इसे मुझे दे दिया। ठीक है, उनके शिष्य की तलवार की मंशा ने भी 0 रैंक प्राप्त कर ली। मुझे तलवार दाव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस पेंटिंग में क्या रहस्य हैं। हालांकि, आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर, मुझे पता है कि यह निश्चित रूप से आप जैसे तलवार साधकों के लिए उपयोगी है।
भले ही मैं आपको शून्य रैंक तलवार की मंशा प्राप्त करने में मदद करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन आप इसे पूरा करने में सक्षम हैं या नहीं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। यांग ये ने पूछा, मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। आपने मुझे बाहरी कोर्ट का प्रशिक्षक बनने के लिए क्यों कहा? क्या यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं आपका प्रतिनिधित्व करूं और व्हाइट डी अकादमी में होने वाली उस प्रतियोगिता में भाग लूं? डीन यांग ये के पास गया और बोलते समय उसकी आंखों में दुख की झलक थी। इतने साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही एक गर्वित प्रतिभाशाली व्यक्ति था और मेरे पास भी चौंकाने वाली प्राकृतिक प्रतिभा थी। दुर्भाग्य से मेरी किस्मत तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं थी। मैंने व्हाइट डी अकादमी में किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया जिसे मैं नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए न केवल मुझे पाइन प्रांत में निर्वासित कर दिया गया, बल्कि मेरे गुरु और वरिष्ठ भाइयों को भी मेरे साथ घसीट कर ले जाया गया। यांग ये ने पूछा, तो तुम बदला लेना चाहते हो? डीन ने अपना सिर हिलाया, व्हाइट डी अकादमी की ताकत आपकी कल्पना से परे है। बदला लेना बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा मैं बदला नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर अकादमी नहीं होती तो मैं आज जिस मुकाम पर हूं वहां नहीं होता। मैं बस इतना चाहता हूं कि वे बुरे कमीने जिन्होंने मुझे इतने साल पहले निर्वासित कर दिया था, उन्हें पता चले कि मेरे छात्र उनके छात्रों से कमतर नहीं हैं। बस यही मेरी इच्छा है। यांग ये ने उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि आप अब तक असफल रहे हैं। बूढ़े आदमी के मुंह के कोने थोड़े से फड़क उठे और फिर उसने धीरे से आह भरी, ऐसा नहीं है कि यहाँ के छात्र कमजोर हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के वे राक्षसी प्रतिभाशाली लोग बहुत मजबूत हैं। किसी और का जिक्र नहीं करना, लेकिन आप लुकियांशिया और हमारे प्रीफेक्चर के अन्य 4 प्रतिभाशाली लोगों के बारे में जानते हैं, है ना? क्या आप जानते हैं कि उन्हें सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में ही बुरा नहीं माना जा सकता है? इसके अलावा व्हाइट डी अकादमी सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर की नंबर 1 अकादमी है, या मुझे कहना चाहिए कि रेडियंस आयाम की नंबर 1 अकादमी है। तो जरा सोचिए, वहां के प्रतिभाशाली लोग कितने डरावने होंगे। यह मेरे न जाने का और भी बड़ा कारण है। यांग ये ने आगे कहा, वहां बहुत सारे राक्षसी प्रतिभाशाली लोग हैं और यहां तक कि जन्मजात संत भी हैं। अगर मैं अपने इस कमजोर शरीर के साथ वहां जाऊं, तो क्या मैं एक भेड़ की तरह नहीं हो जाऊंगा जो बाघ के मुंह में चली गई है? बूढ़े की आंखों के कोने फड़कने लगे। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यहाँ कोई मूर्ख नहीं है, इसलिए इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे बता दो कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं। यांग ये ने जवाब दिया, मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूँ। पूरे प्रीफेक्चर में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, जैसे कि लू कियांशिया और अन्य। तो आपने उन्हें क्यों नहीं चुना और इसके बजाय मुझे क्यों चुना? क्योंकि वे निर्दयी, साहसी और दुष्ट नहीं हैं। बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, आप नहीं जानते कि व्हाइट डी अकादमी के वे बच्चे कितने डरावने हैं। वे सभी भेड़ियों से भी ज्यादा निर्दयी और दुष्ट हैं। हमारे कई पुराने छात्रों की ताकतें वास्तव में बुरी नहीं थीं, लेकिन वे सभी हार गए। मुख्य कारण के अलावा जो उनकी ताकत थी, एक और कारण था। वे पर्याप्त निर्दयी या पागल नहीं थे। जब उसने इस बिंदु तक बात की, तो बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बात यह है कि हालांकि तुम्हारी ताकत वर्तमान में लू कियांशिया और अन्य लोगों से कमतर है, लेकिन जब बात साहस और निर्दयता की आती है तो तुम उनसे बिल्कुल आगे निकल जाते हो। जहां तक तुम्हारी ताकत की बात है, इसे सुधारा जा सकता है। इसके अलावा तुम्हारी ताकत उनकी तुलना में बहुत कमजोर नहीं है, और यदि तुम शून्य रैंक तलवार इरादे को प्राप्त कर सकते हो तो तुम उनसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगे। तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हो। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने फिर कहा, तुम मुझे जाने के लिए क्या दे सकते हो? बूढ़े व्यक्ति ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और कहा, मेरी अकादमी में 7 संत हैं। हम 7 लोग प्रतियोगिता से पहले 3 बार आपकी मुफ्त में मदद कर सकते हैं। उसके बाद, अगर आप प्रतियोगिता में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो आप अगले डीन होंगे। उस समय हम सभी 7 लोगों के समर्थन के अलावा आप पूरी अकादमी के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यह प्राचीन तलवार स्कूल में आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। यांग ये ने बूढ़े आदमी को देखने के लिए मुड़कर पूछा, क्यों? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और फिर आसमान की ओर देखने लगा। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि यह सब अपनी भड़ास निकालने और खुद को साबित करने के लिए था? यांग ये ने कुछ देर तक बूढ़े आदमी को देखा और फिर उसने कहा, ठीक है। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार 7 संतों की सहायता ही वह थी जिसकी उसे अभी जरूरत थी। आखिरकार, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो वह निश्चित रूप से स्काई डिवाइन हॉल के साथ संघर्ष में प्रवेश करेगा। अगर प्राचीन तलवार स्कूल ने तब मदद करने से इनकार कर दिया, तो क्या वह तब उनकी दया पर नहीं होगा? अब जबकि उसे बूढ़े आदमी का वादा मिल गया था, तो कम से कम उसे इस बात का डर नहीं रहेगा कि भविष्य में जब उसका सामना स्काई डिवाइन हॉल के संतों से होगा तो वे उसे परेशान करेंगे। बेशक, वह जानता था कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी अपनी ताकत को बेहतर बनाना है, क्योंकि केवल उसकी अपनी ताकत ही सच्ची ताकत थी। यांग ये की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई, और फिर उसने कहा, ठीक है।
चूंकि तुम सहमत हो गए हो, तो तुम अकादमी के सदस्य हो। चूंकि तुम अकादमी के सदस्य हो, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे यकीन है कि तुमने देखा होगा कि हमारी अकादमी अत्यधिक खतरे का सामना कर रही है। अकादमी के सदस्य के रूप में तुम कैसे निष्क्रिय होकर खड़े रह सकते हो, है ना? अभी उस पेंटिंग को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसे रखो और भविष्य में इसका अध्ययन करो। अभी के लिए जल्दी से जाओ और शहर की रक्षा करने में हमारी मदद करो। क्या बकवास है! यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। तुमने मुझे धोखा दिया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हें धोखा देने जैसा कैसे माना जा सकता है? हम सभी अकादमी के सदस्य हैं, इसलिए हमें मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? यांग ये ने जवाब दिया, मैं अब बाहरी कोर प्रशिक्षक नहीं हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर मैं ऐसा कहूं तो तुम तुरंत एक हो जाओगे। यांग ये ने आगे कहा, मैंने आंतरिक प्रांगण के कई छात्रों को भी मार डाला। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, आपको शहर की रक्षा के लिए माफ नहीं किया जा रहा है, आप अपने अपराधों का प्रायश्चित कर रहे हैं। यांग ये अवाक रह गया। बूढ़े ने आगे कहा, ठीक है, तुम्हारे बाहरी कोर्ट के छात्र तुम्हारे बहुत करीब हैं, है ना? वे सभी वास्तव में तुम्हारी रिहाई के लिए शहर के द्वार के सामने घुटने टेक चुके हैं। अन्यथा वे हमेशा के लिए घुटने टेकने का इरादा रखते हैं। यह सुनकर यांग ये के दिल में गर्मजोशी की एक धारा बह निकली और उसकी निगाह शहर की दिशा में चली गई। इस बीच बूढ़ा आदमी आगे कहता रहा, जबकि मैंने तुमसे यह सब वादा किया है, अगर तुम अकादमी की मान्यता प्राप्त करना चाहते हो और इसकी कमान संभालना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ उपलब्धियां दिखानी होंगी। खास तौर पर उन 6 बुजुर्गों के सामने। उनकी मान्यता प्राप्त करने पर ही वे स्वेच्छा से तुम्हारी सहायता करेंगे। अन्यथा अगर मैं एक दिन चला गया तो तुम्हारी मदद करना तो दूर, वे तुम्हें पीट भी सकते हैं क्योंकि वे तुम्हें देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यांग ये ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और फिर उसने कहा, यहाँ आने के रास्ते में मुझे स्काई डिवाइन हॉल से कोई मिला। उन्होंने वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने मुझे स्काई डिवाइन हॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे पता है। यांग ये आश्चर्यचकित हुआ, तुम्हें पता है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, उन्होंने इसे छिपाया नहीं। हालांकि उन्होंने कोई संत नहीं भेजा और केवल गुप्त रूप से वेल्किन वुल्फ डेमन किंग की मदद की। उन्होंने संतों को नहीं भेजा है। इसका कारण शायद यह है कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। यांग ये ने पूछा, उन्होंने अकादमी पर हमला क्यों किया? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि वेल्किन वुल्फ डेमन किंग अकादमी पर हमला क्यों कर रहा है। आखिरकार अकादमी के पास इस क्षेत्र में सबसे अच्छी स्पिरिट वेन और सभी प्रकार की प्रचुर मात्रा में अयस्क नसें हैं। हालांकि वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज में ऐसी अयस्क नसें नहीं हैं और इसकी स्पिरिट नस सूखने वाली है। इसलिए उसे अपने वंशजों की खातिर हमारी अकादमी पर हमला करना होगा। अन्यथा अगर वहां की मौजूदा स्थिति लंबे समय तक जारी रही तो वेल्किन वुल्फ कबीला इस दुनिया से गायब हो जाएगा। जब उसने इतना कहा तो बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, जहां तक डिवाइन हॉल की बात है, तो यह उत्तर में बहुत दूर है। तार्किक रूप से कहें तो इसके पास हम पर हमला करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। इसके अलावा इसने राक्षस जाति के साथ मिलकर सेना भी बना ली है। यह बात मुझे वाकई हैरान करती है। आखिरकार मानव जाति और राक्षस जाति हमेशा से एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रही है। यांग ये ने पूछा, क्या हमारे पास बैकअप है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बेशक, यह प्राचीन तलवार स्कूल और दाओ आदेश है। हालांकि प्राचीन तलवार स्कूल और दाओ आदेश तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि स्काई डिवाइन हॉल हमला न करे। वे मदद कर रहे हैं क्योंकि वे स्काई डिवाइन हॉल की सेनाओं को दक्षिण में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं। यहाँ मनुष्यों के लिए उपलब्ध क्षेत्र पहले से ही अपर्याप्त है, इसलिए वे एक और शक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो उनके क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का इरादा रखती है। यांग ये ने कहा, तो स्थिति इतनी खराब नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया, शायद यह आपकी सोच से भी बदतर है। अब केवल वेल्किन वुल्फ कबीला हम पर हमला कर रहा है, लेकिन मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि दक्षिण के अन्य दानव राजा अचानक हमला नहीं करेंगे। संक्षेप में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी अकादमी कमजोर नहीं है। टकराना। अचानक आकाश में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर दूर आकाश में असंख्य भेड़ियों की चीखें गूंजने लगीं। वे फिर से शहर पर हमला करने जा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, बच्चे, इस क्षण से तुम सामने के द्वार के प्रभारी हो। एक भी राक्षस जानवर को अंदर मत आने दो। यदि तुम मेरी अकादमी का पूरा समर्थन प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अकादमी में योगदान देना होगा और ऐसा करने का यह सही समय नहीं है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त किया, शहर से आकाश में प्रकाश की 6 किरणें निकलीं। उसी समय बूढ़ा आदमी प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो आकाश में गायब हो गई। यांग यी ने अपनी नजरें हटा लीं, एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसने तुरंत पहाड़ की दीवार पर टंगी पेंटिंग को हटा दिया और फिर उसका आकार चमक उठा और प्रकाश की किरण में बदल गया जो क्षितिज में गायब हो गई।
भले ही यह केवल लेंग युरान और अन्य लोगों के लिए ही था, फिर भी उसे शहर के द्वार की ओर जाना था। बादलों का सागर शहर। पूरा शहर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था जो वेल्किन वुल्फ पर्वत श्रृंखला बनाते थे, इसलिए यह कहा जा सकता था कि उस पर सभी दिशाओं से हमला हो रहा था। अनगिनत भेड़ियों की सेना शहर की ओर लगातार बढ़ती गई। उन्होंने शहर पर सबसे हिंसक तरीके से हमला किया, और वह था शहर के खिलाफ अपने शरीर को कुचलना। ऐसे भयानक और पागलपन भरे हमलों ने, जो पूरी तरह से उनके अस्तित्व की उपेक्षा करते थे, शहर की दीवारों के चारों ओर दरारें पैदा कर दी, जबकि शहर के भीतर विशेषज्ञों की शक्तिशाली संरचनाओं और हमलों का प्रभाव कमजोर होता जा रहा था। क्योंकि वहां वाकई बहुत सारे भेड़िए थे, और एक के मरते ही एक नया झुंड तुरंत हमला कर देता था। शहर की रक्षा के लिए अनगिनत किसान शहर की दीवारों पर चढ़ गए थे। इनमें अकादमी के छात्र, शहर की सेना और कई स्वतंत्र किसान शामिल थे। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि यदि राक्षस जानवर शहर में घुस आए तो उनका परिणाम मृत्यु होगा। दीवारों के नीचे और शहर के अंदर 80 से ज्यादा लोगों का एक समूह था जो एक पंक्ति में घुटनों के बल बैठा था। इस दृश्य को देखकर शहर की रक्षा करने वाले अनगिनत लोग अपनी नजरें उस ओर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। वे 80 से अधिक लोग स्वाभाविक रूप से लेंग युरान और अन्य लोग थे। यांग ये को दंड क्यों दिया गया? वे जानते थे कि क्यों यांग ये को सजा दी गई थी, क्योंकि उसने उनके लिए न्याय मांगा था। जब उन्हें पूरी अकादमी का सामना करना था, तो वे यांग ये को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में असमर्थ थे, इसलिए यह एकमात्र तरीका था जिससे वे मदद करने की कोशिश कर सकते थे। यू वुशुन, जो पहली पंक्ति के बाईं ओर जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, ने अपनी कोहनी से यू बुजियाओ को धक्का दिया और कहा, बड़ी बहन, क्या आप घुटने टेकने वाली नहीं थी? यू बुजियाओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, और फिर उसने यू वुशुन को गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं किसी पर एहसान या अपनी जान का कर्ज नहीं लेना चाहती। हालांकि मैं उसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन यह सच है कि उसने हम दोनों को बचाया है। इसलिए मैं जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यू बुजियाओ के पास शब्द नहीं थे। यू वुशुन काफी अच्छा था और उसने तुरंत उसे इस अजीब स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता बताया। हमें उसके लिए कुछ करना होगा, है ना? यू बुजियाओ ने जल्दी से सिर हिलाया। यह वाकई बहुत हास्यास्पद है। अचानक दूर से ठंडी हंसी गूंजी। उन्होंने इसके स्रोत की ओर देखा और देखा कि दो आंतरिक न्यायालय के छात्र दूर से चले आ रहे हैं। बाईं ओर तलवार थामे आंतरिक दरबार के छात्र ने लेंग युरान और अन्य लोगों की ओर ठंडी नजर से देखा, और फिर वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, उस आदमी, ये यांग ने मेरे आंतरिक दरबार के छात्रों को मार डाला और ऐसे जघन्य अपराध किए, फिर भी तुम सब वास्तव में उसकी ओर से दया की भीख मांगने का सपना देखते हो। यह वास्तव में कितनी हास्यास्पद बात है। यदि तुम सभी अकादमी के छात्र हो तो अपने हथियार उठाओ और हमारे साथ लड़ो, यहाँ घुटने टेक कर एक जघन्य अपराधी के लिए दया की भीख मत मांगो। क्या बकवास है, हाओ शुवाइबो ने गुस्से से कहा। हे शाह, जो उसके बगल में घुटनों के बल बैठा था, ने उसे धक्का दिया और कहा, इतना असभ्य मत बनो। मेरी गांड। हाओ शुवाइबो खड़ा हुआ और उन आंतरिक प्रांगण के छात्रों की ओर इशारा करते हुए गुस्से से बोला, जब हमें पहले शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तब आपने इस बारे में क्यों नहीं कहा कि हम अकादमी के छात्र हैं? तब आप सभी लोग चुपचाप खड़े रहे। क्या आप सभी ने कभी इस बारे में सोचा कि हम अकादमी के छात्र कैसे हैं? अगर बॉस ये नहीं होते, तो हम बकवास के ढेर में तब्दील हो जाते। तो आप हमसे शहर की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं? मेरी गांड की रक्षा करो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तलवार थामे हुए आंतरिक दरबारी छात्र गुस्से में था। उसने तुरंत अपनी तलवार हाओ शुवाइबो पर तान दी और हमला करने वाला था। हालांकि हाओ शुवाइबो के पीछे के अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए और उन आंतरिक दरबारी छात्रों को घेर लिया, और वे सभी तलवार लिए हुए आंतरिक दरबारी छात्र को घूर रहे थे। जाहिर है, अगर उसने हमला करने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से उस पर हमला करेंगे। इस बीच शहर की दीवारों पर मौजूद अन्य आंतरिक अदालत के छात्रों ने यह दृश्य देखा, और वे नीचे कूद पड़े और लेंग युरान और अन्य लोगों के सामने खड़े हो गए। इस समय वे टकराव में थे। हालांकि लेंग युरान और अन्य अपने अपने आभामंडल के मामले में पूरी तरह से नुकसान में थे। आखिरकार आंतरिक दरबार के छात्र न केवल संख्या में लेंग युरान और अन्य लोगों से पूरी तरह से बेहतर थे, बल्कि वे लेंग युरान और अन्य लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी थे। तलवार पकड़े हुए छात्र तुरंत आत्मविश्वास से भर गया, और उसने लेंग युरान और अन्य लोगों की ओर तलवार तानते हुए गुस्से से कहा, क्या तुम सब वास्तव में घमंडी नहीं हो? तुम मुझे क्यों नहीं दिखाते कि तुम कितने घमंडी हो? चलो मुझे दिखाओ। अचानक एक आवाज गूंजी, जब उसने ऐसा कहा है, तो फिर तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? लेंग युरान और अन्य लोग यह आवाज सुनकर थोड़ा अचंभित रह गए। वे पीछे मुड़े और आवाज के स्रोत की ओर देखा, और उन्होंने देखा कि वहां एक व्यक्ति खड़ा था। यह निश्चित रूप से यांग ये था। लेंग युरान और बाकी लोग तुरंत बहुत खुश हो गए। उन्होंने अंदर के दरबार के छात्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे यांग यी के पास दौड़े और एक एक करके उसे गले लगाने लगे। जहां तक आंतरिक न्यायालय के छात्रों का सवाल है, उनके हाव भाव बदल गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो।
यह खास तौर पर उस आंतरिक न्यायालय के छात्र के लिए था जिसके हाथ में तलवार थी। उसकी तलवार पहले से ही जमीन पर थी। कुछ समय बीतने के बाद भी केवल जिया बिंगवेई और यू बुजियाओ ने यांग ये को गले नहीं लगाया। जिया बिंगवेई ने स्वाभाविक रूप से उसे गले नहीं लगाया क्योंकि वह उससे डरती थी, जबकि यू बुजियाओ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। तो वह यांग ये को गले लगाने की पहल कैसे कर सकती थी? हालांकि यांग ये का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वह उनके पास गया और उन्हें हल्के से गले लगाया, फिर उसने कहा, यह पूरी तरह से दोस्ताना गले मिलना है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह दूर चला गया। दोनों के चेहरे थोड़े लाल हो गए। जिया बिंगवेई ने यांग ये की तरफ देखा, जबकि उसकी आंखों में डर काफी कम हो गया था। जहां तक यू बुजियाओ की बात है तो उसने शर्मिंदगी से उसे घूर कर देखा। यांग ये ने उन पर और ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह आंतरिक प्रांगण के छात्रों के पास चला गया। जब उन्होंने यांग ये को अपनी ओर आते देखा तो उनके हाव भाव एक बार फिर बदल गए और वे पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। तुमने वास्तव में बिना अनुमति के जाने का साहस किया। जिस आदमी ने पहले तलवार पकड़ी थी उसने अपना संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हुए यांग यी को देखा, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांपने से नहीं रुक सके। वे यांग यी से वाकई डरे हुए थे। आखिरकार उसने बिना किसी रोक टोक के कुछ दर्जन छात्रों को ऐसे ही मार डाला था और उसने उनके प्रशिक्षक को पीटने की भी हिम्मत की थी। यांग ये उनके दिलों में एक शैतान था, एक असली शैतान। क्या तुमने हमें अहंकार से काम लेने के लिए नहीं कहा था? मैं अभी कर दूंगा, ठीक है। यांग ये उस आदमी की ओर चलने लगा और उसके हर एक कदम से आंतरिक अदालत के छात्र एक कदम पीछे हट गए। इस समय चाहे वे कितने भी साहसी क्यों न हो, उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास था कि जो आदमी उनकी ओर बढ़ रहा है, अगर उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेगा। उस छात्र का चेहरा पीला पड़ गया था। आप इस बीच आंतरिक अदालत की प्रशिक्षक, वह खूबसूरत महिला जिसके साथ यांग यी ने पहले लड़ाई की थी, उन आंतरिक अदालत के छात्रों के सामने प्रकट हुई। उसे देखकर सभी ने तुरंत राहत की सांस ली। वह यांग ये को देखती रही, जबकि यांग ये भी उसे देखता रहा। हालांकि वह यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आया था, लेकिन अगर उसने उस पर हमला करने की हिम्मत की तो वह उसे जरूर पीटेगा। उसने कहा, क्या अपने से कमजोर लोगों को परेशान करना मजेदार है? यह पूरी तरह से निरर्थक है। यांग ये ने कहा, वास्तव में मुझे यहाँ किसी से भी लड़ने का मन नहीं है, यहाँ तक कि आपसे भी। हालांकि उन्हें बस मुझे लगातार अपमानित करना है। इस बार की तरह अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो क्या आपके छात्र मेरे छात्रों को धमकाने के लिए अपनी ताकत और संख्या पर भरोसा नहीं करते? महिला ने धीमी आवाज में कहा, छात्रों का एक दूसरे से झगड़ना बहुत सामान्य बात है और यह कुछ ऐसा है जिसे अकादमी स्वीकार करती है। बस मेरे छात्रों से पूछिए, उनमें से कौन ऐसा था जिसे बाहरी कोर्ट के छात्र रहते हुए अन्य आंतरिक कोर्ट के छात्रों द्वारा धमकाया नहीं गया था? अब जब वे आंतरिक कोर्ट के छात्र हैं तो उनमें से कौन ऐसा है जिसे गुप्त कोर्ट के सदस्यों द्वारा धमकाया नहीं गया है? महिला ने लिंग युरान और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आप धमकाए नहीं जाना चाहते हैं तो आपको मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और दूसरों के समर्थन और सहारे की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर हम समर्थन और सहारे की बात कर रहे हैं तो मैं अभी 2 संतों से मदद ले सकती हूँ। उस समय क्या मैं आप सभी को मार सकती हूँ? यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। महिला ने आगे कहा, केवल ऐसे माहौल में ही ये छात्र मजबूत बन पाएंगे और कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि कमजोर होने के कारण आपको धमकाया जाता है और कमजोर होने के कारण आपको मार भी खानी पड़ेगी। अगर हर प्रशिक्षक आपकी तरह काम करे और जब उनके छात्रों को धमकाया जाए तो वे उनके लिए खड़े हों, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सभी प्रशिक्षक एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे से लड़ें? छात्रों से कड़ी मेहनत करने के लिए कहने का क्या मतलब है? आखिरकार एक मजबूत प्रशिक्षक होने से वे धमकाए जाने से बच सकते हैं। यांग यी अवाक रह गया। जब उसने देखा कि वह अपनी बात जारी रखना चाहती है तो यांग ये ने जल्दी से कहा, रुको, मैं गलत थी। मुझे लगता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वह सही है। छात्रों को वास्तव में दबाव और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अगर मैं उन्हें हर चीज से निपटने में मदद करूंगी तो वे वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं भविष्य में उनके लिए खड़ी नहीं होऊंगी। महिला ने जब उसकी बात सुनी तो आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। जहां तक उसका सवाल था, यांग यी निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति था जो अपनी आज़ादी वापस पाने के बाद खुद के बारे में बहुत अच्छा सोचेगा। बैंग बैंग बैंग, अचानक शहर की दीवारें कांपने लगीं। उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए और वे शहर की दीवारों पर चमक उठे। यांग ये भी शहर की दीवार की ओर तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि लेंग युरान और अन्य लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। शहर की दीवारों के नीचे भेड़ियों का एक असीम सागर था। वे सभी आकारों में आते थे, लेकिन कई बहुत विशाल थे। सबसे बड़ा लगभग 300 मीटर ऊंचा था और शहर की दीवारों की आधी ऊंचाई का था। उस तरह के बहुत सारे विशाल भेड़िए नहीं थे और उनमें से केवल 100 के आसपास थे।
हालांकि उनमें से हर एक उच्च रैंक का आधा संत था। इसके अलावा शहर की दीवारों को जो नुकसान पहुंचाया गया वह बहुत भयानक था, क्योंकि हर एक टक्कर से शहर की दीवारों पर कई दरारें आ जाती थीं। सुंदर महिला ने अचानक यांग ये को देखा। अरे, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? यांग ये ने पूछा, कौन सी शर्त? चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं कि तुम्हारा बाहरी प्रांगण या मेरा आंतरिक प्रांगण अधिक राक्षस जानवरों को मारता है। हम सबूत के तौर पर आंतरिक कोर का उपयोग करेंगे, ठीक है? उसने आगे कहा, समय सीमा 1 दिन है। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? यांग ये ने पूछा। आखिरकार आंतरिक कोर्ट के छात्रों की संख्या बाहरी कोर्ट से कहीं ज्यादा थी, और उनकी ताकत भी उनसे कहीं ज्यादा थी। इसलिए केवल एक मूर्ख ही उस शर्त को स्वीकार करेगा। उसकी आंखों में थोड़ी उत्तेजक नजर थी जब उसने कहा, आपके बाहरी प्रांगण में मारे गए प्रत्येक राक्षस जानवर का प्रतिकार 2 के रूप में किया जाएगा। क्या अब आपकी हिम्मत है? यांग ये ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? हारने वाले पक्ष के पुरुषों को पूरे शहर में नंगे ही दौड़ना होगा। जहां तक महिलाओं का सवाल है, उन्हें जीतने वाले पक्ष के पुरुषों के अंडरगारमेंट्स 10 दिनों तक धोने होंगे। उसने उसे घूरा और सपाट लहजे में बोली, हम दोनों भी इसमें शामिल हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्या आप में हिम्मत है? वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी खून खराबा और लड़ाई नहीं देखी। वे इसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं? क्यों न हम आपके द्वारा मारे गए प्रत्येक राक्षस जानवर को 100 माने? हा हा हा। महिला के पीछे खड़े आंतरिक प्रांगण के छात्रों ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी यांग ये की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अपनी निगाहों से यांग ये के पीछे खड़े समूह को उकसाया। बॉस, मान जाओ, हम किस बात से डर रहे हैं? इस पर सहमत हो जाओ। चलो उनसे लड़ें। सहमत होना। आखिरकार वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और आंतरिक अदालत के छात्र अब उन्हें भड़का भी रहे थे, तो वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? उन्होंने तुरंत यांग ये को सहमत होने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरी जब उसने सुना, फॉर्मेशन तैयार करो। स्टारफॉल। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी आंतरिक प्रांगण के छात्रों ने तुरंत अजीब सी मुहरें बना लीं। कुछ ही समय में ऊर्जा की कई चमकदार गेंदें वास्तव में आकाश में दिखाई दी, और यह सितारों की एक सरणी की तरह थी। अगले ही क्षण ऊर्जा की हजारों गेंदें जमीन पर बरसने लगीं। टकराना। लगभग 1000 राक्षस जानवरों ने एक ही पल में अपनी जान गंवा दी। यांग यी के पीछे खड़े बाहरी प्रांगण के छात्र स्तब्ध थे, और सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाने वाले हाउ शुवाइबो का चेहरा पूरी तरह से कठोर हो गया था। यांग ये का हाव भाव भी थोड़ा अस्वाभाविक हो गया। कुछ देर बाद वह पलटकर उनकी ओर देखने लगा, आप सभी ने ही इस पर सहमति जताई थी। यह मेरा कोई काम नहीं है। बॉस, जल्दी से कोई रास्ता सोचो, नहीं तो हमें सच में नंगे ही भागना पड़ेगा। हाउ शुवाइबो ने जोर से ठहाका लगाया, जबकि उसके पीछे खड़े अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन कोर्ट के छात्रों का गठन वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। अन्यथा एक को 2 के रूप में मानने की बात तो दूर, अगर एक को 2 के रूप में माना जाता तो वे सहमत होने की हिम्मत नहीं करते। मैं उनके कपड़े नहीं धोना चाहता। यू वुशुंग यांग ये के पास गया और कहा, जल्दी से हमारे लिए इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचो। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर उसने भेड़ियों की सेना की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो वहां चलते हैं। वहां नीचे जाएं। वे सभी दंग रह गए, और फिर उन्होंने शहर की दीवारों के बाहर के क्षेत्र पर नजर डाली। जब उन्होंने वहां भेड़ियों का घना सागर देखा तो उनकी रीढ़ में तुरंत ठंडक दौड़ गई। हाउ शुवाइबो ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, बॉस, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यांग ये ने जवाब दिया, उनके पास अपनी संरचना है, इसलिए वे शहर की दीवारों के ऊपर से मार सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास है? हमारे पास नहीं है। अगर हम राक्षस जानवरों को मारना चाहते हैं तो हमें वहां जाना होगा। बेशक, अगर आप सभी की हिम्मत नहीं है, तो आप बस आत्मसमर्पण कर सकते हैं और नग्न होकर इधर उधर भाग सकते हैं। मैं यह करूंगी। इस बीच यू बुजियाओ आगे बढ़ी। उसने आंतरिक न्यायालय के छात्रों के समूह पर नजर डाली और कहा, मैं उन कमीनों के कपड़े नहीं धोना चाहती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने हाउ शुवाइबो और अन्य लोगों की ओर देखा। यदि आप सभी पुरुष हैं, तो झिझकना बंद करो और बस एक आदमी बनो। ऐसा मत करो जैसे हमने इतने सारे राक्षस जानवरों का सामना नहीं किया है। मैं भी ऐसा ही करूंगा। ली माओजिन आगे बढ़ा, मैं नग्न दौड़ने जैसा काम करने में बहुत शर्मिला हूं। मैं भी। फेंग बुचाओ भी आगे बढ़ा, इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि बिंगवेई किसी और के कपड़े धोए। इसमें अधिक समय नहीं लगा और अधिक लोग आगे आ गए। बॉस, क्या आपके पास कोई तुरुप का पत्ता है? हाउ शुवाइबो यांग ये के पास गया और मुस्कुराया। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, आंतरिक न्यायालय का प्रशिक्षक सही कह रहा है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको खुद पर निर्भर रहना होगा। इसलिए जबकि मैं बाद में मदद करूंगा, मैं केवल राक्षस जानवरों को मारूंगा और आप सभी की रक्षा नहीं करूंगा। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं, तो अपनी पूरी ताकत से लड़ें। चिंता न करें।
यदि आप मर जाते हैं तो मैं आप सभी का बदला लेने के लिए कुछ और राक्षस जानवरों को मार दूंगा। वे सभी शब्दहीन थे। चलो चलें। यांग ये ने अपनी हथेली घुमाई और हरक्यूलियन तलवार उसकी मुट्ठी में आ गई। उसने अचानक शहर की दीवारों पर अपना दाहिना पैर पटका और फिर उसकी आकृति उनसे दूर छलांग लगा गई। यांग ये ने बीच हवा में चिल्लाते हुए दोनों हाथों से हरक्यूलियन तलवार पकड़ी और उसे नीचे की ओर घुमाया। हरक्यूलियन तलवार की नोक से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली। टकराना। कुछ 100 राक्षस जानवर तुरंत नष्ट हो गए। मार डालो। हाओ शुवाइबो और अन्य लोगों का खून तुरंत खौलने लगा जब उन्होंने यह दृश्य देखा, और फिर वे दीवारों से छलांग लगाकर यांग ये के पीछे चले गए। हाओ शुवाइबो शहर की दीवार के किनारे पर पहुंच गया और छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक उसकी भौहें तन गईं। हम केवल बाहर निकल सकते हैं, लेकिन संरचना के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकते। हम बाद में वापस कैसे आएंगे? हाओ शुवाइबो ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि हीशा की आवाज उसके पीछे से गूंजी, यह सब बकवास क्या है? जैसे ही हीशा ने बोलना समाप्त किया, हाओ शुवाइबो ने महसूस किया कि उसके पीछे से एक बहुत बड़ी शक्ति आ रही है, और फिर उसका शरीर शहर की दीवारों से उड़ गया। आंतरिक न्यायालय के छात्र तब दंग रह गए जब उन्होंने यांग ये और अन्य लोगों को शहर की दीवारों से कूदते देखा। जाहिर है, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि यांग ये और अन्य लोग वास्तव में शहर के बाहर लड़ने की हिम्मत करेंगे। हे भगवान! वहां नीचे अनगिनत राक्षस जानवरों की एक सेना है। क्या वे मौत से नहीं डरते? सुंदर महिला ने कुछ देर तक यांग ये को देखा और कहा, क्या पागल आदमी है? शहर की दीवारों से छलांग लगाने के बाद उन्होंने तुरंत वैसा ही किया जैसा उन्होंने पहले किया था। वे एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखकर एक साथ हो गए। यांग ये ने समूह का नेतृत्व किया जबकि ली माओजिन और अन्य लोग उसके पीछे खड़े रहे। दरअसल, अगर यह सामान्य परिस्थितियों में होता तो राक्षस जानवरों को मारना तो दूर की बात है, इन राक्षस जानवरों की प्रभावशाली आभा भी उन्हें कुचलने के लिए पर्याप्त होती। हालांकि यांग ये की मौजूदगी के कारण राक्षस जानवरों की आभा उनके लिए बेकार थी, क्योंकि राक्षस जानवरों से निकलने वाली आभा यांग ये की तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा के दमन के सामने कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा उसकी तलवार की मंशा के दमनकारी प्रभावों ने राक्षस जानवरों की युद्ध शक्ति को भी काफी हद तक कम कर दिया। इसके अलावा कुछ एक साथ दायरे के राक्षस जानवरों ने आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं की। तुलनात्मक रूप से कमजोर राक्षस जानवरों की स्थिति और भी खराब थी। लड़ाई की तो बात ही छोड़िए, यांग ये की तलवार की मंशा के दबाव में वे स्थिर भी नहीं रह सकते थे। यह सिर्फ तलवार का इरादा नहीं था, यांग ये ने ड्रैगन और वायलेट मिंट को भी बाहर जाने दिया था। उनके दोनों रक्तवंशियों के प्रभाव ने तुलनात्मक रूप से कमजोर ताकत वाले कई भेड़िया राक्षसों को वापस लड़ने में असमर्थ बना दिया, और केवल अर्धसंघ क्षेत्र के वे राक्षस जानवर ही उनके रक्तवंश के दबाव का विरोध कर सकते थे। तो युद्ध के मैदान में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। 80 अधिक लोगों का एक समूह वास्तव में राक्षस जानवरों की सेना के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए उनका वध कर रहा था। क्या वे राक्षस जानवर उन पर आसानी से हमला कर रहे हैं? शहर की दीवारों पर आंतरिक दरबार के छात्र दंग रह गए। जहां तक उनका सवाल था, यांग यी और अन्य लोग मौत को दावत दे रहे थे। हालांकि तथ्यों ने साबित कर दिया कि न केवल वे मौत को दावत नहीं दे रहे थे, बल्कि वे सेना के माध्यम से अपना रास्ता बनाने में भी सक्षम थे। सुंदर महिला भी चौंक गई जब उसने यांग ये को देखा जो युद्ध के देवता की तरह लग रहा था। वह न केवल यांग ये की ताकत से हैरान थी, बल्कि वह उसके साहस से भी दंग थी। आखिरकार, भले ही कोई व्यक्ति अपनी क्षमता पर भरोसा रखता हो, वह छात्रों को वहां ले जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। आखिरकार, यह उनके जीवन के साथ खेलने से अलग नहीं था। लेकिन यांग ये ने ऐसा करने का साहस किया। उनके बारे में भूल जाओ और मारना जारी रखो। सुंदर महिला ने अपनी नजर हटा ली और ठंडे स्वर में बोली। आखिरकार, यांग ये के समूह ने जितने राक्षस जानवरों को मारा था, वह उनके समूह के बराबर ही था, और वह यांग ये के कपड़े नहीं धोना चाहती थी। यू वुशुंग दौड़कर यांग ये के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारी योजना क्या है? यांग ये ने अपनी तलवार के एक ही झटके से एक राक्षस जानवर को मार डाला, और फिर वह यू वुशुंग की ओर देखने लगा, जब उसने हैरान स्वर में उत्तर दिया, क्या योजना है? यू वुशुंग ने जवाब दिया, जब आप हमें यहाँ लेकर आए तो निश्चित रूप से आपके पास कोई योजना थी, है ना? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, कोई योजना नहीं है। यू वुशुंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, क्या तुमने सोचा है कि हम बाद में कैसे वापस आएंगे? यांग ये ने जब उसकी बात सुनी तो वह दंग रह गया, और फिर उसने कहा, ठीक है। अगर तुमने मुझसे यह सवाल नहीं पूछा होता तो मैं इस बारे में भूल गया होता। हम वापस कैसे आएंगे? उसकी बात सुनते ही यू वुशुंग का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। यांग ये ने फिर से अपनी तलवार लहराई, और जो राक्षस जानवर उसकी ओर दौड़े, वे तुरंत 2 टुकड़ों में कट गए। उसने मुड़कर यू वुशुंग को देखा और मुस्कुराया, क्या तुम जानते हो? लोगों में जीवन और मृत्यु के क्षण में अपनी सारी क्षमताएं सामने लाने की संभावना सबसे अधिक होती है। देखा, जबकि उनकी साधनाएं उन राक्षस जानवरों की तुलना में कमजोर हैं, और उनकी संख्या राक्षस जानवरों से बहुत कम है, उनमें से कई उन राक्षस जानवरों को मारने में सक्षम हैं जो उनसे अधिक शक्तिशाली हैं।
क्या तुम जानते हो क्यों? यू बुशुंग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और गंभीरता से बोला, साहस, आत्मविश्वास और निडरता। यांग ये ने सिर हिलाया, किसी के पास ताकत की कमी होना ठीक है, लेकिन साहस और आत्मविश्वास के बिना कोई नहीं रह सकता। इस दुनिया में बहुत कम संत हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत कम लोगों में स्वर्ग से लड़ने का साहस और आत्मविश्वास होता है। बहुतों में साहस और आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए नहीं कि उनमें ताकत की कमी होती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उनके दिल में डर होता है। उस डर पर काबू पाने का एकमात्र तरीका है कि खुद को जीवन और मृत्यु के एक पल में पुनर्जन्म लेने दिया जाए। जब वे लड़े नहीं, तब तक मृत्यु अपरिहार्य है, तब जीवित रहने की उनकी इच्छा उनके दिल में उस डर और कायरता पर काबू पा लेगी। जब उन्होंने इतना कहा, तो उन्होंने अपने पीछे बैठे लोगों की ओर देखा और कहा, आज मैं जो पहली क्लास पढ़ा रहा हूं, वह है खुद पर काबू पाना। मैं आपको अपने दिलों में मौजूद कायरता और डर पर काबू पाना सिखा रहा हूं। यांग ये आगे निकल गया और उसके रास्ते में आने वाले अनगिनत भेड़िए उड़ गए। यू बुशुंग ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से आह भरते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि उस व्यक्ति का हमारे प्रशिक्षक के रूप में होना एक आशीर्वाद है या एक आपदा। जाहिर है, यांग यी की ताकत उनके प्रशिक्षक बनने के लिए बिल्कुल पर्याप्त थी, लेकिन उसका चरित्र ही समस्या थी। उसने परंपरा के अनुसार कुछ नहीं किया और इसके बजाय पूरी तरह से मनमाने ढंग से काम किया। ठीक इसी क्षण की तरह उसने सोचा था कि यह निर्णय उनके साहस को कैसे कम कर सकता है, इसलिए वह उन्हें यहाँ ले आया। जहां तक उनके बाहर निकलने के तरीके की बात है, उसने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दहाड़! अचानक दूर से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। यांग यी के समूह के चारों ओर के भेड़िए एक तरफ हट गए और एक पूरी तरह से शुद्ध सफेद भेड़िया उनके सामने प्रकट हुआ। सफेद भेड़िया बहुत बड़ा नहीं था, या इसे तुलनात्मक रूप से छोटा कहा जाना चाहिए, जैसे कि यह वयस्क भेड़िया न हो। हालांकि यह एक उच्च श्रेणी का अर्धसंत था। इसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद था, जिसमें इसके पंजे भी शामिल थे। इसलिए अगर केवल इसके बाहरी रूप के आधार पर देखा जाए तो यह बिल्कुल हानिरहित लग रहा था। हालांकि इसकी आंखों को देखकर कोई ऐसा नहीं सोचेगा। आखिरकार इसकी आंखों में असीम क्रूरता उमड़ रही थी। इसके अलावा वहां एक काले वस्त्र पहने महिला सफेद भेड़िए की पीठ पर सवार थी। वह एक उच्च कोटि की अर्धसंत भी थी। काले वस्त्र पहने महिला ने पूछा, क्या आप शांगगुआन यूनहाई हैं? यांग ये की नज़र महिला और भेड़िए दोनों पर पड़ी और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखा और कहा, उन्हें शहर के द्वार पर वापस ले जाओ। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया और अपना पंजा हिलाया और फिर बैंगनी ऊर्जा की अनगिनत किस्में हाउ शुवाइबो और अन्य लोगों को घेरने लगी, इससे पहले कि वे शहर के द्वार के सामने प्रकट होते। यांग ये ने सफेद भेड़िए और महिला पर एक और नजर डाली और फिर वह शहर के दरवाजों की ओर बढ़ गया। इस बार किसी ने भी शहर के दरवाजे बंद रखने की हिम्मत नहीं की और हाउ शुवाइबो और अन्य लोग यांग ये के आदेश के तहत तुरंत शहर में प्रवेश कर गए। जहां तक यांग ये का सवाल है, वह स्वाभाविक रूप से अंदर नहीं जा सका क्योंकि उसे उन राक्षस जानवरों को रोकना था जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। शहर में प्रवेश करने के बाद यांग ये भी चमकने ही वाला था। हालांकि उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसके पीछे जमीन पर छाया अचानक हिलने लगी थी, इससे पहले कि काली पोशाक वाली महिला उसके ठीक पीछे दिखाई देती। उसी समय एक खंजर इतनी तेजी से उसकी गर्दन की ओर बढ़ा कि वह बिल्कुल भी बच नहीं सका। अनुभव करना, खून की एक धार हवा में फैल गई। नहीं, यू बुशुंग की आवाज अचानक शहर की दीवारों के ऊपर से गूंजी। इस समय उसके पीछे खड़े अन्य लोग बुरी तरह डर गए। सुंदर महिला और आंतरिक दरबार के छात्र भी दंग रह गए। बाहरी दरबार का वह असहनीय अहंकारी शिक्षक ऐसे ही मर गया। उसे सिर्फ खंजर के एक झटके से मार दिया गया। एक बार जब लेंग यूरान और अन्य लोग अपने सदमे से उबर गए, तो वे शहर की दीवारों से आगे बढ़ने ही वाले थे कि सुंदर महिला ने उनका रास्ता रोक दिया। वे सभी क्रोधित थे, लेकिन महिला ने अचानक कहा, वह अभी भी जीवित है। उन्होंने देखा कि यांग ये का हाथ काले वस्त्र पहने महिला के खंजर को पकड़े हुए था, लेकिन उसकी गर्दन से अभी भी खून बह रहा था। टकराना, यांग ये के भीतर से एक भयानक तलवार की धार निकली और उसने तुरंत उसे 30 मीटर दूर तक उड़ा दिया। यांग ये ने महिला की ओर देखा और उसकी आंखों में एक बहुत ही गंभीर भाव था। आखिरकार वह अभी अभी लगभग मर ही गया था। दरअसल उसका खंजर उसकी गर्दन की त्वचा में घुस गया था, लेकिन वह उसकी गर्दन के अंदर की नसों और मेरिडियन को चीर नहीं पाया था, क्योंकि उसने उसे महत्वपूर्ण क्षण पर पकड़ लिया था। यदि वह थोड़ा धीमा होता, बस थोड़ा सा, तो उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया होता। तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा और एक शक्तिशाली भौतिक शरीर। तुमने मुझे वाकई बहुत हैरान कर दिया है, काले लबादे वाली महिला ने कहा। एहसान वापस न करना अशिष्टता है। मेरी तलवार का एक वार भी आजमा कर देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हरक्यूलियन तलवार ने तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा को आगे बढ़ाया और यह प्रकाश की किरण में बदल गई जो विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी। शक्तिशाली तलवार की मंशा और आभा ने इसके सामने के स्थान को विभाजित कर दिया और आसपास के राक्षस जानवरों को बार बार पीछे धकेल दिया गया।
महिला की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसका शरीर वहीं गायब हो गया। उसी समय यांग ये की तलवार की ऊर्जा अचानक गायब हो गई, और फिर उसके शरीर से 1 दर्जन से ज्यादा खून की धारें निकल आईं। शहर की दीवारों के ऊपर से देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर उस समय भारी परिवर्तन आ गया जब उन्होंने ऐसा चौंकाने वाला दृश्य देखा। टकराना। यांग ये की तीसरी लेवल की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा एक बार फिर उसके भीतर से बाहर निकली, और इसने उसके चारों ओर तलवार की मंशा का एक शक्तिशाली अवरोध बना दिया। उसके बाद उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, और उसका फिगर लगभग 30 मीटर पीछे चला गया। यांग ये ने अपने शरीर की ओर देखा, और उसने अपने शरीर पर अनगिनत रक्तलाल घाव देखे। इसके अलावा उनमें से हर एक घाव हड्डियों तक बहुत गहरा था। यांग ये ने अपना सिर उठाकर काले वस्त्र पहने उस महिला की ओर देखा जो वहीं वापस आ गई थी जहां वह पहले खड़ी थी। कानून। इस समय उसे समझ में आया कि उसकी ताकत इतनी भयानक क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक कानून की ऊर्जा थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह कौन सा कानून था, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय कानून था। तुम्हारी तलवार की नीयत बुरी नहीं है, और न ही तुम्हारा शरीर। हालांकि तुम सिर्फ इसी के लिए अच्छी हो। काले लबादे वाली महिला ने अपना खंजर इधर उधर लहराया, और फिर उसकी आकृति भेड़ियों की सेना में वापस आ गई। कुछ ही देर में सेना के भीतर से चीख गूंजी, और फिर सफेद भेड़िए ने अनगिनत अन्य भेड़ियों को साथ लेकर शहर की दीवारों की ओर धावा बोल दिया। आओ! सफेद भेड़िया गुस्से से चिल्लाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका आकार बड़ा होता गया, और 2 सांस से भी कम समय में वह यहाँ के भेड़ियों में सबसे बड़ा बन गया। वह पूरे 300 मीटर ऊंचा था और अभी भी आकार में बढ़ रहा था। इसके पीछे अनगिनत उन्मादी भेड़िए थे। जल्दी से शहर में वापस आ जाओ। यू वुशुंग और अन्य लोग शहर की दीवारों के ऊपर से चिंतित होकर बोले। यांग यी की आंखों में एक निर्दयी भाव चमक उठा जब उसने भेड़ियों की सेना को देखा जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी हथेली घुमाई, और प्राचीन म्यान उसके हाथ में आ गया, इससे पहले कि वह उसमें तलवार रख लेता। उसके बाद उसने तेजी से उसे खींचा। स्लैश। जैसे ही उसने कहा, एक तलवार की चीख आसमान में उड़ गई, और फिर तलवार की ऊर्जा की एक किरण ने तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा को आगे बढ़ाया, जो आगे से आगे बढ़ी। इसके अलावा न केवल यह तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा को आगे बढ़ा रहा था, बल्कि इसे क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक और लाइट स्पीड तकनीक द्वारा बढ़ाया गया था, और यह 20 ओवरलैप किए गए हेवन रेंज से बना था। यांग ये ने तेजी से अपना पैर जमीन पर पटका और तलवार खींचते ही शहर में घुस गया। इस बीच उसके पीछे खड़े लगभग 10,000 राक्षस जानवर 2 टुकड़ों में कट गए, और खून की अंतहीन धार हवा में फैल गई, जबकि दयनीय चीखें लगातार गूंज रही थीं। हालांकि उन दयनीय चीखों को सेना की उग्र चीखों और कदमों की आवाजों में डूबने में अधिक समय नहीं लगा। काले वस्त्र पहने महिला की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने यांग यी को देखा जो पहले ही शहर में प्रवेश कर चुका था, और उसकी आंखों में भयानक हत्या की मंशा थी। यांग ये अभी शहर की दीवार पर पहुंचा ही था कि यू वुशुंग और अन्य लोगों ने उसे घेर लिया, और उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। यांग ये ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह ठीक है। टकराना। इस बीच शहर की दीवारें हिंसक रूप से हिलने लगी, और कुछ किसान आश्चर्यचकित रह गए और लगभग शहर की दीवारों से गिर गए। सबके हाव भाव बदल गए, और उन्होंने शहर की दीवारों के बाहर के क्षेत्र की ओर देखा। इस समय अनगिनत भेड़िए सफेद भेड़िए के नेतृत्व में शहर की दीवारों से पागलों की तरह टकरा रहे थे। खासतौर पर सफेद भेड़िया। इस समय उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था, और वह शहर की दीवारों जितना ही ऊंचा था। हर बार जब वह दीवारों से अपना शरीर टकराता तो दीवारें और जमीन दोनों हिल जाती, और दीवारों पर दरारें आने में ज्यादा समय नहीं लगता। वे सभी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। आखिरकार अगर शहर में घुसपैठ की गई, तो शहर के सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि शहर की दीवारें खो जाने के बाद वे निश्चित रूप से राक्षस जानवरों की सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। महिला ने अचानक यांग यी को देखा और कहा। बूढ़े आदमी ने कहा कि मुख्य द्वार की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास पूरा अधिकार है। तो अब हम क्या करें? यांग ये ने दीवार के बाहर के क्षेत्र और वहां भेड़ियों के घने सागर पर नजर डाली। इस समय शहर की दीवारों पर बनी संरचना और तोपें राक्षस जानवरों की सेना के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं थीं, क्योंकि वास्तव में उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, और पिछले एक के नष्ट होने के तुरंत बाद एक नया झुंड आ जाएगा। इसके अलावा सेना ने कई तोपों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो बादलों का महासागर शहर पूरी तरह से नुकसान में था। यांग ये ने गंभीरता से कहा, हमारे पक्ष में कितने उच्च पदस्थ अर्धसंत हैं? उसने जवाब दिया, लगभग 100। हालांकि वे लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वे वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के उच्च रैंक वाले हाफ सेंट्स को व्यस्त रख रहे हैं। एक बार जब उन्हें व्यस्त रखने वाला कोई नहीं होगा, तो उन्हें अपनी संयुक्त ताकत के साथ शहर में घुसने के लिए शायद केवल 1 घंटे की आवश्यकता होगी। यांग ये ने अचानक उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हमारे पास कुछ और भी है? उसने सिर हिलाया, हालांकि हम उन ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमारे लिए आखिरी विकल्प हैं।
अगर हम उन्हें अभी इस्तेमाल करते हैं तो जब सेना बड़े पैमाने पर हमला करेगी तो हम उसे रोकने में असहाय हो जाएंगे। यांग ये ने कहा, वास्तव में मुझे शहर की रक्षा के बारे में कुछ भी नहीं पता। यदि आपके पास कोई सुझाव या तरीका है तो बेझिझक मुझे बताएं। मैं इसमें आपकी सहायता करूंगा। उसने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। दरअसल वह उसके ऐसा कहने का इंतजार कर रही थी। उसकी नज़र सफ़ेद भेड़िए पर पड़ी और उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह भेड़िया वेल्किन वुल्फकिंग के 5 बेटों में से एक होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि उसके हमले बेहद विनाशकारी हैं। अगर उसे जारी रखने दिया गया तो संरचनाओं को नष्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगेंगे। एक बार जब हम संरचनाओं को खो देंगे तो शहर की दीवारें उन राक्षस जानवरों के सामने कागज के टुकड़ों की तरह हो जाएंगी। इसलिए हमें उसे रोकना होगा। अन्य राक्षस जानवरों के बारे में क्या? यांग ये ने पूछा, भले ही उस सफेद भेड़िए का ध्यान रखा जाए, फिर भी हम भेड़ियों के उस महासागर को नहीं रोक सकते। सुंदर महिला ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, जब तक आप उस सफेद भेड़िए को रोक सकते हैं तब तक आप बाकी राक्षस जानवरों को हमारे पास छोड़ सकते हैं। मैं उन सभी को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन्हें अभी पीछे धकेल सकती हूँ। यांग ये ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह यह सुनकर थोड़ा अचंभित हुई और फिर उसने उत्तर दिया, शांग किंग। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, उस सफेद भेड़िए से निपटना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या वह काली पोशाक वाली महिला है। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि वह काफी रहस्यमयी है। अगर मैं सफेद भेड़िए से निपटने के लिए बाहर निकलता हूं तो वह निश्चित रूप से मुझ पर छिपकर हमला करेगी। क्या आपके पास उससे निपटने के लिए कोई उपाय है? शांग किंग की नज़र काले लबादे वाली महिला पर पड़ी। काफी समय बीतने के बाद उसने गंभीरता से कहा, वह शायद स्काई डिवाइन हॉल की यू वयंग है। जब वह इस बिंदु तक बोली तो उसने यांग ये को देखा और कहा, शांगगुआन युनहाई के अलावा अकादमी में कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन शांगगुआन युनहाई अब यहाँ नहीं है। स्काई डिवाइन हॉल की यू वयंग। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में स्काई डिवाइन हॉल से होगी। शांग किंग ने सिर हिलाया और कहा, उसे स्काई डिवाइन हॉल के भीतर सेंट रियल्म के नीचे दूसरा सबसे मजबूत विशेषज्ञ माना जा सकता है। उसकी ताकत केवल लू कियानशियाओ से कम है। ठीक है, वह उसकी पत्नी भी है। तो वह स्काई डिवाइन हॉल की दिव्य महारानी है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि स्काई डिवाइन हॉल वास्तव में उसे यहाँ भेजेगा। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में कुछ बड़ी योजना बना रहा है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी ताकत वाकई बहुत भयानक थी। वह न केवल उसकी शारीरिक सुरक्षा को आसानी से तोड़ सकती थी, बल्कि उसने एक रहस्यमय कानून को भी समझ लिया था। लेकिन फिर भी वह लू कियानशियाओ की तुलना में कुछ भी नहीं थी। इसलिए वह कल्पना कर सकता था कि लू कियानशियाओ कितनी ताकतवर थी। लेकिन फिर क्या, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह फिर भी एक इंसान है और उसे मारा जा सकता है। यांग यी को किसी प्रतिद्वंद्वी से डर नहीं था, लेकिन वह किसी प्रतिद्वंद्वी को कम भी नहीं आंकता था। इस बीच बैंगनी मिंक अचानक यांग ये के सामने आ गई और फिर उसने खुद की ओर इशारा करने से पहले सफेद भेड़िए की ओर इशारा किया। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उससे निपट सकती हो? यांग ये ने जब उस पर शक किया तो जिया को बहुत गुस्सा आया और वह उसके सिर के ऊपर पहुंच गई। उसने उसके दोनों कान पकड़ लिए और उन्हें खींचने लगी। ठीक है, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है। यांग ये ने जल्दी से उसे अपने सिर से नीचे उतारा और कहा, सावधान रहना, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए एक ड्रैगन भेजूंगा। याद रखना कि अगर तुम जीत नहीं सकते तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। खुद पर दबाव मत डालना। अगर तुमने खुद को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी गांड पर तब तक मारूंगा जब तक कि वह सूझ न जाए। बैंगनी मिंक का चेहरा लाल हो गया और फिर उसने शर्मिंदगी से यांग यी को घूरा और फिर शहर से बाहर निकल गई। शहर छोड़ने के बाद बैंगनी मिंक का शरीर तुरंत लगभग 100 गुना बढ़ गया और वह सफेद भेड़िए से बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। इसके अलावा उसकी पीठ पर बैंगनी पंखों की एक लंबी जोड़ी थी। बैंगनी मिंक को देखते ही सफेद भेड़िए ने तुरंत हमला करना बंद कर दिया और एक क्रूर चमक के अलावा उसकी आंखों में गंभीरता का एक निशान था। बैंगनी मिंक ने अपना विशाल पंजा हिलाया और बैंगनी प्रकाश की एक किरण तुरंत सफेद भेड़िए के सिर के ऊपर उतरी। टकराना। सफेद भेड़िया दर्द से चिल्लाया और पीछे की ओर भागा। यांग ये का दिल थोड़ा शांत हुआ जब उसने यह दृश्य देखा और फिर उसने अपनी नज़र काले वस्त्र वाली महिला की ओर घुमाई। काले वस्त्र वाली महिला ने भी अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से शांत थीं। यह उपेक्षा थी। आपके कानून मेरे हैं, यांग ये ने ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वह सुन सकता था, और फिर उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया जो शहर से बाहर निकली। जैसे ही प्रकाश की किरण आकाश को चीरती हुई निकली, तलवार की आवाज गूंज उठी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।